देखिए हिस्ट्री जो है ना वो हम तीन भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक तो हो गया प्राग ऐतिहासिक काल, एक हो गया आद्य ऐतिहासिक काल और एक हो गया इतिहास। ये तीन तरह के हम लोग तीन भाग में बांट देते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब हो गया कि जिसमें लोगों को ना तो लिखना आया कुछ और ना ही पढ़ना आया। आद्य ऐतिहासिक का मतलब हो गया जिसमें लोगों को कुछ तो लिखना आया लेकिन उस चीज को अभी तक नहीं पढ़ा गया। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के, वैदिक सभ्यता आप ले लो, तो ये सारी चीजें जो है बहुत सारे शिलालेख अभी तक भी नहीं पढ़े गए हैं। उसके बाद जहां से लोगों को लिखना और पढ़ना दोनों चीज आ गई उसी को हम बोलते हैं इतिहास। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। तो हम अभी प्राग ऐतिहासिक काल की अगर बात करें जिसको इंग्लिश में हम प्री हिस्टोरिक एज बोलते हैं, तो इसको हम तीन भाग में बांटते हैं। पहला हो गया पूरा पाषाण, दूसरा हो गया मध्य पाषाण और तीसरा हो गया नव पाषाण काल। ठीक है जी, पूरा पाषाण काल का मतलब हो गया 10,000 ईसा पूर्व से जो पहले के जो काल हैं, वैसे तो लिख दिया गया यहाँ पे 25 लाख वर्ष ईसा पूर्व पहले, लेकिन 10,000 ईसा पूर्व से पहले की जो घटना है उसको हम बोलते हैं पूरा पाषाण काल। और इसमें लोग क्या हुआ करते थे, तो शिकारी हुआ करते थे। लोग ऐसे शिकार करते थे, इनके पास तो औजार भी नहीं होते थे बढ़िया। ठीक है, पत्थर वगैरह के ऐसे ही पत्थर से मार मार के लोग जीवों को मारते थे और क्या करते थे, तो उसी भोजन को ये संग्रह किया करते थे। क्या करते थे, संग्रह। गुफाओं में इनका निवास होता था, जैसे कि भीमबेटका जो गुफा है मध्य प्रदेश की, वहां पे लोग निवास किया करते थे। औजार इनके जो है वो हाथ होते थे, कुल्हाड़ी, हाथ का कुल्हाड़ी, इस तरह से खुरचनी होता था या फिर पत्थर के औजार होते थे। ठीक है, उस तरह से अग्नि का प्रयोग ये सबसे पहले हुआ। अच्छा, ये जब क्वेश्चन अब जब आया है तो थोड़ा सा हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो अग्नि है वो अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ, ये क्वेश्चन आता है तो आप बोलेंगे कि पूरा पाषाण काल में। अग्नि का ये क्या हुआ, आविष्कार हुआ या फिर खोज हुआ, अब ये बताओ, आविष्कार हुआ या फिर खोज हुआ? तो आप बोलेंगे खोज हुआ। क्या हुआ, ये खोज हुआ, क्योंकि आविष्कार जो होता है ना, जो इन्वेंशन होता है जिसमें नई चीजें खोजी जाती है उसको हम बोलते हैं आविष्कार। ठीक है, ये तो डिस्कवर ही हुआ है, आगे पहले से भी था। ऐसा तो नहीं है ना कि इसको नया बनाया गया, पहले से था, बस हम लोग अनभिज्ञ थे। उस चीज को अगर जानकारी मिल गया तो उसको हम बोलेंगे खोज हुआ। आविष्कार, जैसे कि पहिए का आविष्कार हुआ। आविष्कार का मतलब क्या, पहला जो आविष्कार हुआ वो पहिया यानी कि व्हील का आविष्कार हुआ। ठीक है, जो कि नवपाषाण काल में हुआ। अब हम देखते हैं मध्य पाषाण काल, तो जो कि 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व की काल को हम कहते हैं। इसमें छोटे छोटे लोग औजार बनाने लग गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, कुत्ते को देखो कि यहाँ पे लोग पालतू बना रहे हैं, छोटे इनके औजार हो गए, मतलब पत्थर थोड़ा सा नुकीला कर लिया था इन्होंने। अर्ध अस्थायी जीवन, मतलब कि आज यहाँ है कल वहां है। ठीक है, कुछ दिन यहाँ पे रहे। मछली पकड़ना ये सीख चुके थे। कुत्ते का पालतूकरण, मतलब कि सबसे पहले किसको, किस जानवर को पालतू बनाया, तो कुत्ते को बनाया। हम एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। ठीक है, नवपाषाण काल जैसे ही आया तो यहाँ पे लोगों को क्या हुआ। अच्छा, यहाँ पे आप देखो कि पूरा पाषाण काल में शिकारी हैं और संग्रह करता है। मध्य पाषाण काल में क्या है, तो शिकारी हैं और ये पाल जो पशु हैं उसका पालन करना भी सीख चुके थे, पशुपालन। नवपाषाण काल में क्या हुआ कि इन्होंने कृषि की शुरुआत कर दी। क्या कर दी, कृषि की शुरुआत कर दी। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि गेहूं, जौ, धान, अस्थाई गांव बना लिया इन्होंने। ठीक है, अस्थाई निवास बना लिया। मकान इनके जो है वो मिट्टी के या फिर पत्थर के बने होते थे। मिट्टी के बर्तन बनाना सीख गया था इन्होंने और कपड़ा भी बुनना सीख चुके थे, कपड़ा पहन लिए थे इन्होंने। ठीक है, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों को क्लियर कर देते हैं कि जैसे कि प्रथम अगर अनाज पूछा जाए तो वो होगा जौ। ठीक है, प्रथम पालतू पशु कौन था, तो कुत्ता था। प्रथम धातु कौन था, तो वो था तांबा। प्रथम धातु कौन था, तांबा। वैसे जो है हम इतिहास को और भी भाग में बांट सकते हैं, ताम्रपाषाणिक और लौह युग में। ताम्रपाषाण दरअसल जो है वो नवपाषाण काल के अंतर्गत ही आता है, जिसमें तांबे का यूज हुआ था। सबसे पहले जो कुल्हाड़ी बनाई गई थी वो तांबे की ही बनाई गई थी। ठीक है, अगर पूछा जाए पहला मिश्र धातु कौन सा था, तो आप बोलेंगे कांसा। वैसे इसको, इसके बाद जो हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने वाले हैं तो उसको हम कांस्य युगीन सभ्यता भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कांसे का प्रयोग वहां पे सबसे पहले हुआ था। और कांसा जो है वो किससे किसका मिश्रण है, तो आप बोलेंगे तांबा और टीन का मिश्रण है, Cu+Sn। ठीक है, पहला अगर आविष्कार पूछा जाए तो पहिया, पहला खोज पूछा जाए तो आग। इतना कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला पीपीटी। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता में आ चुके हैं और सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है 2500 से 1750 ईसा पूर्व है।
ठीक है। और ये भी किसमें आएगा, ये आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। हड़प्पा सभ्यता या फिर कांस्ययुगीन सभ्यता भी इसको बोलते हैं। प्रमुख नगर की अगर बात करें तो इसमें हड़प्पा जो कि पंजाब में है, हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पे, कहाँ पे है, पाकिस्तान में, ठीक है जी, सिंध पाकिस्तान। लोथल कहाँ पे है, भोगवा नदी के किनारे गुजरात में। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में। धौलावीरा कहाँ पे है, तो गुजरात में। वैसे मैं बता दूं कि धौलावीरा जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सफेद कुआं। अगर मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो मृतकों का टीला होता है। धौलावीरा का क्या होगा, सफेद कुआं। और धौलावीरा जो है यूनेस्को का 40वां साइट भी है, ध्यान रखना है। अगर विशेषता हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता का, तो ये नगर नियोजन इसकी विशेष क्या था, विशेषता था, जिसमें ग्रिड सिस्टम का प्रयोग किया गया था। मतलब लाइन बाय लाइन घर होते थे, ये नहीं कि आज एक यहाँ बना ले वहां बना ले, ऐसे नहीं, ग्रिड सिस्टम हुआ करता था। सीधी सड़कें हुआ करती थी, इस प्रकार से निकलती थी सड़कें, ठीक है, ऐसे नहीं। उसके बाद जल निकासी इनका बहुत उत्तम था। मकान जो है वो पक्की ईंटों के बने होते थे, 2 मंजिला तक बने होते थे। ग्रेट बाथ जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला। गोदाम हड़प्पा लोथल से मिला है। वैसे गोदाम लिखा हुआ कि हड़प्पा और लोथल से मिला है, लेकिन अगर पूछा जाए ग्रेनरी अन्नागार, मैं लिख दे रहा हूं, अन्नागार ये कहां से मिला है, तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से। उसके बाद अगर पूछा जाए डॉकयार्ड मतलब कि बंदरगाह, तो वो कौन सा था, लोथल, ठीक है जी। अगर देखें नगर नियोजन, ग्रिड सिस्टम, सीधी, ये तो पढ़ लिया ना हम लोगों ने, डॉकयार्ड तक पढ़ चुका है। कृषि जो है वो गेहूं की, जौ की, कपास की किया करते थे, जो कि विश्व में सबसे पहले कृषि सिंधु घाटी सभ्यता में ही शुरुआत हुई थी। धर्म की बात करें तो मातृदेवी और पशुपति नाथ की पूजा किया करते थे, मतलब कि प्रकृति की लोग पूजा करते थे। ये नहीं कि ढेरों भगवान है और पूजा कर, प्रकृति की लोग पूजा करते थे। आज क्या है कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग भगवान हो गए हैं। और ये चीज कहाँ से आई, तो वैदिक सभ्यता की। आगे हम सभी चीजों को देखेंगे। वृक्ष पूजन किया करते थे, पीपल के वृक्ष का। लिपि कैसी होती थी, तो चित्रलिपि, यानी कि या फिर आप इसको भाव चित्रात्मक भी बोल सकते हैं, पिक्टोग्राफी। अब तक ये अपठित है, मतलब कि इसको पढ़ा नहीं गया। व्यापार जो है वो मेसोपोटामिया से समुद्री व जल मार्ग, स्थल मार्ग से हुआ करता था। दरअसल अब इधर एकदम पश्चिम में अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो एक सुतकांगडोर, यहाँ पे क्या था, सुतकांगडोर, ठीक है जी। सबसे पश्चिम में था सुतकांगडोर, जो कि दास्क नदी के तट पे था। सबसे पूर्व में कौन था, तो आलमगीरपुर। कौन था, आलमगीरपुर। कहाँ पे था, तो हिंडन नदी के किनारे। सबसे दक्षिण में देखें तो दैमाबाद। कौन था, दैमाबाद, जो कि परवरा नदी के किनारे। और परवरा कौन सी, किस नदी की सहायक नदी है, तो गोदावरी की। अगर सबसे सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो ये था मांडा। कौन था, मांडा, जो कि चेनाब नदी के किनारे था, चेनाब। और ये जो सुतकांगडोर है ये भी एक बंदरगाह ही था। और यहाँ से जो है मेसोपोटामिया के साथ हमारा व्यापार भी हुआ करता था। लोथल के साथ हमारा व्यापार होता था मेसोपोटामिया से। पतन का कारण क्या रहा, तो समुद्री आपदाएं आई, जैसे कि बाढ़ और भूकंप। नदी का मार्ग बदल गया सभी का। आर्यों का आगमन हुआ। मेन जो है कारण ये माना जाता है कि आर्यों का आगमन हुआ। और आर्यों को जो है वो प्रिय पशु क्या था, घोड़ा। आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए थे और उनको जो है लोहे की जानकारी थी। और अभी तक सिंधु घाटी के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं हुई थी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, लोहे की जानकारी अभी तक सिंधु घाटी के लोगों को नहीं हुई थी। हाँ, 2-4 प्रश्न मैं और आप लोगों को क्लियर करूंगा। जैसे कि पूछा जाता है काले रंग की चूड़ियां कहां से खोजी गई थी, तो आप बोलेंगे कालीबंगा से। कहां से, कालीबंगा। लिखा है क्या मैंने, नहीं। वैसे भी कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। 7 अग्नि वेदियां कहां से खोजी गई, तो वो भी खोजी गई थी कालीबंगा से। जूते हुए खेत के प्रमाण, यानी कि खेती का प्रमाण कहां से मिला, तो वो भी मिला कालीबंगा से। ध्यान से सुनना है सभी चीजों को, ठीक है। स्नानागार मैंने बता दिया, स्नानागार, अन्नागार और नर्तकी की एक मूर्ति थी, वो भी बार बार पूछा जाता है। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखना है, मोहनजोदड़ो से मिला, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मृतकों का टीला। एक एक चीज क्लियर है ना सभी को। चलिए अगर बात करें मनके बनाने के कारखाने कहां से मिले, मनके बनाने के कारखाने तो वो मिले थे चनहुदड़ो से। और चनहुदड़ो कहां है, तो वो सिंधु नदी के किनारे पे बसा हुआ एक नगर था, ठीक है। अगर पूछा जाए लोथल से क्या मिला, तो चावल के दाने मिले थे। और लोथल क्या था, तो एक बंदरगाह था। वैसे बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, लेकिन जो मुख्य रूप से जो पूछा जाता है वो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए वैदिक काल,
वैदिक काल में जैसे, दरअसल एक सेकेंड देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ कि वैदिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो हो गया ऋग्वैदिक, कौन सा, ऋग्वैदिक काल, और एक हो गया उत्तर वैदिक काल। ठीक है जी, उत्तर वैदिक काल, एक ऋग्वैदिक एक उत्तर वैदिक। वैसे वैदिक काल का जो कार्यकाल है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक का है, 1500 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक का हम देखें तो 1500 से 1000 तक ये ऋग्वैदिक है, 1000 बीसी मतलब ईसा पूर्व। अगर हम बात करें उत्तर वैदिक का तो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के जो काल है वो क्या हो गया, उत्तर वैदिक काल। तो ये दो पार्ट में हम लोग बांट के पढ़ते हैं। तो अगर देखें तो वैदिक काल की जो स्रोत है, वो जानकारी है, वो हमें किससे मिलती है, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे बाद में कौन सा वेद लिखा गया, अथर्ववेद। सबसे पहले कौन सा वेद लिखा गया, ऋग्वेद, और जो कि कहाँ लिखा गया था, तो ऋग्वैदिक काल में एक ही वेद लिखा गया था, और वो कौन था, तो ऋग्वेद था। यहाँ पे देख सकते हो आप ऋग्वेद, ठीक है। और बाकी जो वेद हैं वो बाद में लिखे गए हैं, जैसे कि सामवेद, ये जो है गाए जाने वाली वेद है। यजुर्वेद, इसमें क्या बताया गया है, तो आयुर्वेद के बारे में इसमें बताया गया है। और अथर्ववेद में क्या बताया है, जादू टोना मंत्र के बारे में इसमें बताए गए हैं। वो उसके बाद ब्राह्मण है, उपनिषद है, ये भी चीजें हैं। हम सभी के बारे में आगे हम जानकारी लेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद से एक चीज आपको याद रखना, अच्छा इसको पहले पढ़ लेते हैं। अगर ऋग्वैदिक काल की बात करें तो यहाँ के जो ऋग्वैदिक काल, ठीक है, आर्य लोग आए हैं ना, उसी की बात हो रही है। तो जीवन इनका था पशुपालन और प्रारंभिक कृषि करना इन्होंने सीखा हुआ था। उसके बाद इनका जो समाज है वो पितृ सदात्मक था, और गोत्र व कुल व्यवस्था इन्होंने विकसित कर ली थी, गोत्र व कुल व्यवस्था। और अभी तक जाति नहीं आया, जाति नहीं आया, गोत्र और कुल ही आया है, जाति में अभी विभाजन नहीं है, मतलब वर्ण में विभाजन नहीं हुआ। प्रशासन देखें तो सभा व समिति हुआ करती थी, जो कि प्रजापति की दो पुत्रियां भी इनको कहा जाता है, सभा और समितियों को। हालांकि महिलाओं को जो है अभी तक सभा और समितियों में भाग लेने का अधिकार था। जनतांत्रिक तत्व थे ये। अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो गाय, गाय इनका सबसे प्रमुख अर्थव्यवस्था था, जिसको अघन्या कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अघन्या कहा जाता था गाय को, जो कि धन का प्रमुख आधार था गाय। धर्म अगर बात करें तो ये यज्ञ करते थे देवताओं का, जैसे कि इंद्र का, जो कि वर्षा और युद्ध के देवता हैं इंद्र, और अग्नि का और वरुण का, ये यज्ञ किया करते थे। आप देख सकते हो यहाँ पे सारी चीजें, ये सारी चीज शुरू हो चुकी थी। उसके बाद उत्तर वैदिक काल शुरू होता है, जिसमें कृषि का विस्तार होता है, लोहे का उपयोग शुरू हो जाता है, और वर्ण व्यवस्था कठोर हुई। मतलब यहाँ पे देखो कि वर्ण व्यवस्था हो गई, इसमें स्त्रियों को सभा एवं समितियों में जाने से मना किया जाने लगा, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगा, ठीक है, प्रथा प्रथा सब चीजें आ गई थी। पुरोहित वर्ग एवं यज्ञ प्रथा का प्रभाव यहाँ पे पड़ने लगा। धार्मिक साहित्य जो है वो उपनिषद और अरण्यक हुआ करते थे। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूँ ऋग्वेद से, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा सा स्पीड में मैं रहूंगा क्योंकि सारी चीजें कवर करनी है। आप सब जानते हैं कि हिस्ट्री जो है वो उतना आसान नहीं है, ये बहुत बड़ा विशाल भंडार है, ठीक है। अगर इसको बहुत अच्छे से पढ़ा जाए तो कम से कम 6 घंटे 7 घंटे के वीडियो लगेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने कोशिश किया है कि इसको 1 से 1.5 घंटे में मैं इसको क्या करूँ कि समाप्त करूँ, ठीक है। तो देखिए, हम अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में किसका उल्लेख है, तो आप बोलेंगे 7वें मंडल में क्या है, दशराग युद्ध। किनका, दशराग युद्ध, जो कि परुष्णी नदी के तट पे हुआ था। तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है, तो गायत्री मंत्र का, जो कि विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया था। अगर बात करें 9वां मंडल का, तो 9वां मंडल जो है वो देवता सोम को समर्पित है, जबकि जो 10वां मंडल है उसमें क्या है, पुरुष सूक्त का वर्णन है। और पुरुष सूक्त कहने का मतलब उसमें 4 वर्ण दिए गए हैं। कौन कौन सा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है हमें कहाँ, तो किसमें, पुरुष सूक्त में। और ये पुरुष सूक्त का वर्णन कहाँ है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। यहाँ पे ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक चीज याद रखना है। टोटल वेद कितने हैं, तो 4, वेदांत कितने हैं, 6, महापुराण कितने हैं, 18, और उपनिषद कितने हैं, 108, ठीक है। अब ये जरूर बताना कि क्या बैकग्राउंड सही है। मैंने बैकग्राउंड इसलिए अभी व्हाइट टाइप के कर दिए हैं ताकि हर चीजें आपको क्लियर दिखे। पहले मेरा बैकग्राउंड ब्लैक हुआ करता था, अब बताना कि ये सही तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, अगर बात करें वैदिक जीवन के चरण कौन से हैं, तो इसको नंबर से आपको याद रखना है, इसलिए यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं। सबसे पहला नंबर ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, और उसके बाद संन्यास। सबसे लास्ट जो चरण था जीवन का वो क्या था, संन्यास। अगर बात करें दर्शन की, तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक हुए महर्षि गौतम।
योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हुए महर्षि कपिल, और वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हुए कणाद, और इन्हीं को कहा जाता है उलूग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हुए? तो जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के बदरायन। ये दर्शन जो है आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद वैदिक शब्दावली, यहां से काफी प्रश्न बन रहे हैं और काफी अच्छे अच्छे प्रश्न बने हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने बता दिया कि गाय को अघन्या कहा जाता था, कुलप कहा जाता किसको? तो परिवार के मुखिया को। और ये देखो, ये भी अभी क्वेश्चन पूछा गया था, कुलप किसको कहा जाता है? तो ये वैदिक जीवन में जो परिवार के मुखिया हुआ करते थे उनको कुलप कहा जाता था। यव किसको कहा जाता था? तो जौ को। धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? गोमत। विदुषी जो स्त्रियां होते थे उनको कहा जाता था अमाजु, जो आजीवन विवाह नहीं करती थी। लोहे को क्या कहा जाता था? श्यामयस। और तांबे को क्या कहा जाता था? लोहितयस। ठीक है, देखना ध्यान से। सोना को क्या कहा जाता था? तो हिरण्य। और अतिथि को कहा जाता था गोधना, और अग्नि को अतिथि। देखो कितना उल्टा है भाई, अतिथि को गोधना ठीक है, अतिथि को क्या कहा जाता था? गोधना। और आग को कहा जाता था अतिथि। आभूषण या फिर मुद्राओं को कहा जाता था निष्क। क्या कहा जाता था? निष्क कहा जाता था। वैसे मैं आप सभी को बता दूं कि अलग अलग जगह पे जो है हमें इतिहास की जो जानकारी है वो शिलालेखों से, अभिलेखों से, ठीक है, उनके मुद्राओं से, फिर गुफाओं पे जो चित्र बनाए गए थे उससे, ठीक है, पुरातात्विक तत्वों से ये हमें हिस्ट्री की जानकारी प्राप्त होती है। अब देखो कि जैसे ही वैदिक काल हमारा समाप्त हुआ, धीरे धीरे क्या होने लगा कि महाजनपदों का उदय होने लग गया। किनका? महाजनपद का उदय हुआ। और टोटल जो है वो 16 महाजनपदों का उदय हुआ। और इस चीज की हमें जानकारी कहां से मिलती है? अंगुत्तर निकाय से मिलती है। और ये भी प्रश्न पूछा गया था, ध्यान रखेंगे। 16 महाजनपदों का उदय हुआ, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? अंगुत्तर निकाय से मिलती है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। प्रमुख जो महाजनपद में सबसे प्रमुख नगर कौन था? तो वो था मगध। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर करता हूं, जो लोग हुआ करते थे उनको कहा जाता था जन। ठीक है, लोगों को क्या कहा जाता था? जन। और लोगों के जिस गांव में लोग रहा करते थे उस गांव को कहा जाता था जनपद। अगर बहुत सारे लोग अगर एक गांव में रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? जनपद। और अगर बहुत सारे गांव को मिला करके जो बनता था उसको कहा जाता था महाजनपद। ठीक है, महाजनपद। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो ये महाजनपद की मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे जो प्रमुख महाजनपद था वो कौन था? मगध। ये सबसे शक्तिशाली था। ठीक है, सबसे शक्तिशाली कौन था? तो वो था मगध। और मगध का उदय जो है भौगोलिक स्थिति के कारण ये बहुत ज्यादा प्रमुख था। लोहे की खान यहाँ पे मिले, जैसे कि आपने देखा कि जो झारखंड वगैरह जो एरिया था उधर लोहे की खान काफी ज्यादा थे। हाथी सेना था इनके पास, हाथी था। गंगा की उपजाऊ भूमि भी थी। ठीक है, गंगा यमुना ये जो उपजाऊ भूमि थी इसी के कारण ये जो है काफी प्रमुख था। यहाँ पे खेती वगैरह सब चीज अच्छा हुआ करती थी। तो जहाँ पे जाहिर सी बात है, जहाँ पे ये सारी चीजें अच्छी होंगी, जहाँ पे खेती वगैरह अच्छा होगा, पानी का सुविधा बढ़िया होगा, मिट्टी अच्छी होगी, तो वहां के लोग तो संपन्न होंगे ही। ठीक है ना? चलिए, और एक चीज आप और याद रखना कि विश्व का प्रथम जो गणतंत्र था, गणतंत्र जहां जनता का शासन हो, तो वो कौन था? वो था वैशाली। और वैशाली को किसने बनाया था? तो लिच्छवियों ने बनाया था विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था। वैसे प्रमुख नगर में कौशल भी थे, वत्स था, अवंती था। ठीक है जी, आगे चलते। अब हम नवीन धर्मों का उदय होने लग गया, फिर धीरे धीरे, है ना, नए नए धर्म आने लग गए, जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, ये सारी चीजें धर्मों का उदय होने लगा, इस्लाम धर्म। चलिए, तो मुख्य रूप से जो हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से पूछा जाता है। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। और 23वें नंबर के कौन थे? 23वें नंबर के कौन थे? तो वो थे पार्श्वनाथ। कौन थे दोस्तों? पार्श्वनाथ। ठीक है, याद रखना। और 24वें नंबर के और अंतिम, 24वें या फिर अंतिम, अंतिम भी यही थे। कौन? तो महावीर। और इनका जन्म कब हुआ? तो 599 ईसा पूर्व में। दोस्तों यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, इनका जन्म आपको कहीं जो पुराने वाले बुक हैं उसमें आपको 540 ईसा पूर्व दिया गया होगा। इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व गया होगा। ठीक है, ये आप देखना। 72 वर्ष की इनकी आयु थी। ये इसके अकॉर्डिंग तो ये सही है, यहाँ से हम अगर 72 माइनस करें तो 468। ठीक है, 72 जोड़ना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है, अब देखो, तो इसके अकॉर्डिंग ये तो बुद्ध से ये बड़े हो गए ना भाई, क्योंकि बुद्ध के बाद इनका जन्म हुआ।
जबकि सॉरी, बुद्ध से छोटे हो गए, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। बुद्ध से क्या हो गए? छोटे, क्योंकि बुद्ध के बाद इनका जन्म हुआ, बीसी में है ना, बुद्ध के बाद जन्म हुआ इनका। अब देखिए कि ये जो हैं महावीर, ये बहुत से बुद्ध भगवान से ये बड़े थे, पहले इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब देखेंगे कि एनसीईआरटी ने भी इस चीज को सुधार रखा है। मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको कंप्लीट किया है। अब चाहे तो इसके लिए आप गूगल कर सकते हैं, ये नहीं कि बार बार आप फिर मैसेज करने लगना। मैंने बहुत बार आप लोगों को ये चीजें, जहां पे भी कंफ्यूजन होता है वहां पे मैं कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करता हूँ। फिर भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो निगेटिव कमेंट कर देते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो एक स्टूडेंट कर रहा था, मेरे पास मैसेज किया कि सर गरीबी हटाओ का जो नारा है वो चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया, पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, चौथी में नहीं दिया गया था। अब बच्चों को गलत क्यों पढ़ा रहे हैं? ठीक है, तो मैंने उसको बोला कि भाई आप रिसर्च एक बार कर लो, क्या ही दिक्कत है आपको देखने में। तो ये ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए। अगर आपको दिक्कत है तो वो भी मैंने यहाँ पे बता रखा है। आगे, पंच महाव्रत कौन सा था जैन धर्म का? तो अहिंसा, सत्य, असत्य मतलब कि झूठ नहीं बोलना है, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है महावीर के द्वारा जोड़ा गया था। इसके पहले जो है वो 5 ही थे। ठीक है, इसके पहले कितने थे? 5 थे। ये किसके द्वारा जोड़ा गया? तो जैन धर्म के जो तीर्थक हुए महावीर, उनके द्वारा। अब महावीर से बारे में और मैं बता दूं, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन क्वेश्चन यही चाहता है, फिर भी आपको जानना आवश्यक है। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। क्या नाम था? वर्धमान था। आप रिपीट करेंगे। उसके बाद उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में। जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में। पावापुरी कहाँ है? बिहार में। ठीक है जी। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो रिजुपालिका नदी के किनारे। जबकि बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, निरंजना नदी के किनारे या फिर फल्गु नदी के किनारे। इनको रिजुपालिका नदी के किनारे और इनको निरंजना नदी के किनारे। इनके बचपन का नाम था क्या? तो वर्धमान। और इनके बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। हालांकि इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, इनके पिताजी का। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। अच्छा, और त्रिरत्न हुए किसमें? तो जैन धर्म में। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन थे? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। ठीक है जी। आत्मा की जैन धर्म में मान्यता है, जबकि ईश्वर की मान्यता यहाँ पे नहीं है। जैन धर्म में लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं। बौद्ध धर्म की बात करें तो संस्थापक इसके हुए गौतम बुद्ध, जिनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होती है। इनकी जन्म कहाँ होती है? तो जन्म होती है लुम्बिनी में। कहाँ? लुम्बिनी। और जो मृत्यु है वो कहाँ होती है? कुशीनगर। कहाँ? कुशीनगर। ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करें तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में। ठीक है, सबसे पहले ये चीज आप जान लीजिए कि इन्होंने गृह त्याग किया था कितने वर्ष की उम्र में? 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया? गृह त्याग किया। क्या किया? गृह त्याग किया। और इस घटना को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। ये ध्यान रखना, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है जी, महाभिनिष्क्रमण। जो सारनाथ में इन्होंने क्या किया कि प्रथम जो उपदेश है वो कहाँ दिया? तो सारनाथ में। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? सारनाथ में। और इस घटना को कहा गया है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में, जिसको कहा गया है महापरिनिर्वाण। वैसे बौद्ध धर्म में जो निर्वाण है वो मोक्ष प्राप्ति को कहा जाता है। मोक्ष अगर किसी को प्राप्त हो गया तो उस घटना को कहा जाता है निर्वाण। इनकी जो घटना हुई उसको कहा गया है महापरिनिर्वाण। उपदेश इन्होंने कहाँ क्या दिए? तो 4 आर्य सत्य के बारे में। आपने देखा भी होगा कि जब ये घर से निकलते हैं तो 4 जो है वो घटनाओं से इनकी भेंट होती है ना। मृतक को देखते हैं, बीमार व्यक्ति को देखते हैं, बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, आपने सुना भी होगा। अष्टांगिक मार्ग का इन्होंने ज्ञान दिया, मध्यम मार्ग का इन्होंने ज्ञान दिया। 4 जो है वो बौद्ध संगीतियां हुई और 2 संप्रदाय में ये बट गई, हीनयान और महायान। जबकि ये भी 2 संप्रदाय में बटे थे, श्वेतंबर और दिगंबर। ठीक है, एक बिना वस्त्र वाले और एक वस्त्र पहनने वाले। और इसमें भी 2 संप्रदाय बने, हीनयान और महायान। एक एक चीजें मैं थोड़ा सा और कंप्लीट करूंगा। ये बौद्ध संगीतियां मैंने लिखी नहीं है तो इसको मैं लिख देता हूं। ठीक है, देखना, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय, फिर तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति। ये चारों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ईस्वी की अगर बात करें तो ये 483, एक सेकंड, 483 ईसा पूर्व में हुआ। क्या लिख रहा हूं भाई मैं?
483 ईसा पूर्व में। ये वाला दूसरा जो है वो 383 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है। जबकि तीसरा जो है वो 255 ईसा पूर्व में हुआ, और ये जो है चतुर्थ, ये ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ, प्रथम शताब्दी में हुआ, ठीक है। कार्यकाल पूछा जाता है कि किसके किसके कार्यकाल में हुआ, तो ये जो है अजात शत्रु याद रखना, अजात शत्रु जो है वो हर्यक वंश के शासक हुआ करते थे। किसके? हर्यक वंश के। मैं वंश भी लिख देता हूं, ठीक है। उसके बाद जो है वो दूसरा जो है वो कालाशोक के शासनकाल में हुआ। किसके शासनकाल में? दूसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? कालाशोक। और ये कालाशोक किस वंश से था? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। तीसरा जो बौद्ध संगीति है वो अशोक के शासनकाल में हुआ। अशोक किस धर्म से संबंधित थे? तो ये मौर्य वंश से संबंधित है, ठीक है। किस धर्म से? मौर्य वंश से। उसके बाद चतुर्थ जो है वो किसके शासनकाल में हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ। कनिष्क जो कि वर्धन वंश से संबंधित था, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं? कनिष्क, ये कनिष्क वर्धन लिख दिया मैंने, सॉरी, कनिष्क वर्धन नहीं, ये हर्षवर्धन के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया। हर्षवर्धन था वर्धन वंश से। कनिष्क जो है वो कुषाण वंश से था। किस वंश से? कुषाण वंश से, है ना। अब ठीक है। अच्छा, कालाशोक किस वंश से था? शिशुनाग। कालाशोक किस वंश से था? शिशुनाग वंश, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद आप ये भी देखो कि कहां कहां हुआ। तो प्रथम जो है वो कहां हुआ? तो राजगृह में। कहां पे? राजगृह। दूसरा कहां हुआ? भी से वैशाली। फिर यहाँ पे तीसरा जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ। पाटलिपुत्रा जो कि आज पटना है, ठीक है। पाटिल ग्राम के संस्थापक कौन थे? उदयन थे। उसके बाद चौथा जो है वो कुंडल ग्राम में हुआ। कहाँ पे? कुंडल ग्राम। कुंडल ग्राम कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर, ठीक है जी। आगे चलिए। अगर अध्यक्षता की बात करें तो वो भी लिख दूं क्या? चलो एक एक चीज आप देखना। पहला अगर बात करें, पहली की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो किया था महाकश्यप ने। किसने? महाकश्यप ने। दूसरे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो सबा कमीर ने। किसने? सबा कमीर ने। तीसरी बौद्ध संगीति किसने की? तो मोगलीपुत्र तीस, ठीक है। चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने, ठीक है, वसुमित्र। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा नहीं पूछी जाती। आगे देखिए। उसके बाद जो है वो मैंने आपको बताया कि मगध राज का उत्कर्ष होने लगा था, है ना, जनपदों का उदय हुआ। तो मेन रूप से जो पहले जो शासक हुए मगध के वो हुए हर्यक वंश। कौन? हर्यक वंश। उसके बाद आए शिशुनाग वंश। उसके बाद कौन आए? शिशुनाग। उसके बाद आए नंद वंश। तो इसको थोड़ा सा हम जानते हैं हल्का हल्का। हर्यक वंश के जो संस्थापक हुए वो कौन हुए? तो वो हुए बिंबिसार। कौन हुए? बिंबिसार। बिंबिसार के पुत्र कौन हुए? अजातशत्रु। कौन हुए? अजातशत्रु। और अजातशत्रु के पुत्र कौन हुए? तो ये हो गए उदयन, ठीक है, उदयन। तो यहाँ पे ध्यान देखना, बिंबिसार जो है ये हुए किसके? हर्यक वंश के ये संस्थापक थे। अगर उसके बारे सॉरी, एक चीज आप यहाँ पे और याद रखना कि राजवैद्य जो जीवक था, जीवक को इन्होंने भेजा था बुद्ध की सेवा करने के लिए। अजातशत्रु को हम पुनिक के नाम से भी जानते हैं। क्या कहा जाता है? इनको पुनिक कहा जाता है। और सब ये पितृहंता थे, पिता को मार मार के राजा बन जाते थे। भाई पिता को मार दिया, अपने बन गया, है ना। उदयन अभी मैंने बताया कि पाटिल ग्राम की इन्होंने स्थापना करवाई थी। पाटिल ग्राम यानी कि जो आज जो पटना है ना, पाटलिपुत्र आपने सुना। उसके बाद हर्यक वंश के जो अंतिम जो राजा हुए वो हुए नागदशक। कौन हुए? नागदशक। और नागदशक को फिर मार दिया गया। नागदशक को किसने मारा? नागदशक को किसने मारा? तो शिशुनाग ने। नागदशक को किसने मारा? शिशुनाग ने। और शिशुनाग जो है वो किस वंश का स्थापना करता है? तो वो शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। उसके बाद इसी वंश में आते हैं कौन? तो कालाशोक। और जिन्होंने दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था कालाशोक के शासनकाल में हुआ था ये। अब ये जो है इसके शिशुनाग वंश के अंतिम जो राजा हुए वो नंदीवर्धन, ठीक है जी। और नंदीवर्धन को मार दिया जाता है किसके द्वारा? तो महापद्मनंद के द्वारा। किसके द्वारा? महापद्मनंद, ठीक है जी, महापद्मनंद। यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात यह है
कि इतना सारी चीजें होते होते मगध साम्राज्य जो है वो बहुत बड़े इलाके में फैल चुका था। और इसी के जो अंतिम जो राजा हुए वो हुए घनानंद। कौन हुए? घनानंद। घनानंद के शासन काल में ही ये देखो, ये जो सिकंदर है इसने आक्रमण कर दी थी, है ना। सिकंदर जो कि विश्व विजेता बनने चला था, इसकी सेना जो है वो काफी बड़ी थी और ये भारत में घुसने ही वाला था। पंजाब में ये घुस चुका था। वहां के राजा जो पोरस थे उनके साथ इनकी युद्ध भी होती है ना। और उसके बाद जो है वो जो है ये हालांकि ये तो लौट जाता है, लेकिन इसकी इतनी ज्यादा पावर देख करके एक व्यक्ति होते रहे, कौन? कौटिल्य। कौटिल्य, जिनको आप चाणक्य के नाम से जानते हैं। एक सेकेंड, क्या? चाणक्य। इन्हीं को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो ये जाते हैं, ये जो व्यक्ति हैं ये जाते हैं किसके पास? ये घनानंद के पास, कि भाई वो आक्रमण कर रहा है। और क्योंकि पोरस भी लड़ाई लड़ रहा होता है, तो वो बोलते हैं कि आप जाओ, तुम पोरस की मदद करो, भारत में घुस गया तो भाई दिक्कत हो जाएगा। तो ये पूरा शराबी था, ये गया नहीं। अब इनको आ गया गुस्सा। इनका एक चेला था, है ना, इनके सबसे प्रिय शिष्य था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। इसको चंद्रगुप्त मौर्य को जो कौटिल्य हैं, चाणक्य हैं, वो प्रशिक्षित करते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो घनानंद को जाकर के धाराशायी कर दिया, मार दिया। और मार करके चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश की स्थापना करता है। ठीक है, किस कौन सा वंश? मौर्य वंश। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। सिकंदर के बारे में थोड़ी सी आपको मैं जानकारी नहीं दिया, मैंने दे देता हूं पिछले स्लाइड में। सिकंदर जो है, सिकंदर इसकी जो 326 ईसा पूर्व में ये आता है। कब आता है भारत में? 326 ईसा पूर्व में। ये फिर लौट जाता है, बेबीलोन से आया था ये, और लौट जाता है। 323 में इसकी मृत्यु भी हो जाती है। 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसका जो सेनापति था उसका क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर नाम था। इसका सेनापति का क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर नाम था। नाम याद रखना भाई, ठीक है। और सेल्यूकस निकेटर के ही एक राजदूत थे जिसका नाम था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने ही एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। ठीक है, आगे पहला जो अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किया गया ये मौर्य साम्राज्य के द्वारा ही किया गया। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हुए चंद्रगुप्त मौर्य। और ये कौटिल्य जो हैं, जिनको मैंने चाणक्य बोला, इनके सहयोग से ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। यूनानी जो एक था सेल्यूकस, अच्छा सेल्यूकस को इन्होंने हराया था। सेल्यूकस निकेटर दरअसल ये इसको हराया था कब? तो 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सिकंदर का सेनापति। और सेल्यूकस निकेटर को हराने के बाद जो है वो 4 जगह इसको दान में दिए गए। ठीक है, प्लस में सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था लेडी हेलेना। लेडी हेलेना, उससे इन्होंने विवाह संबंध भी स्थापित किए थे। और विवाह संबंध स्थापित करने के बाद इन्होंने अपने विवाह संबंध स्थापित करने के बाद इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार भी काफी अच्छे तरीके से किया था। ठीक है, और इन्हीं का किसका? तो सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था जिसका नाम था मेगास्थनीज, और ये आकर के इंडिका नामक पुस्तक भी लिखा था। ठीक है, अब इसके जो उत्तराधिकारी हुए वो हुए बिंदुसार। बिंदुसार, इनका उपनाम क्या था? अमित्रघात। बिंदुसार का उपनाम क्या था? तो अमित्रघात, क्योंकि ये शत्रुओं के विनाशक थे। इन्होंने भी काफी युद्ध किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। विवाह संबंध भी स्थापित किए। उसके बाद जो मेन रूलर है वो अशोक आया, जिसके बारे में काफी अच्छे से पढ़ना है। अशोक का जो नाम है वो अशोक वर्धन भी मिलता है। ठीक है, उसके बाद इनके माता का नाम शुभदंगी था, शुभद्रांगी। भारत में सर्वप्रथम जो है शिलालेखों का जो प्रचलन है वो अशोक के शासन काल में ही हुआ था। इसके सबसे बड़े जो अभिलेख हैं वो 7वां अभिलेख। और सबसे छोटा कौन है? रुम्मीदेई अभिलेख। ठीक है, रुम्मीदेई, ध्यान रखेंगे। रानी का अभिलेख किसको कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है। इतना चीज ध्यान रखना है। कलिंग युद्ध इन्होंने लड़ा 261 ईसा पूर्व में। कलिंग कहाँ है? तो उड़ीसा में। बौद्ध धर्म इन्होंने क्या किया? स्वीकार किया। किसने? बुद्ध ने। ये जब कलिंग युद्ध लड़े तो इतना ज्यादा नरसंहार देखने के बाद इन्होंने कहा कि आज के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा। बौद्ध धर्म इन्होंने स्वीकार किया। ठीक है, और धम्म नीति शिलालेख जो कि ब्राह्मणी लिपि, जो कि भारत में जो भी शिलालेख थे वो ब्राह्मी लिपि के थे। वैसे अरमाइक लिपि, खरोष्टी लिपि जो कि अफगानिस्तान वगैरह में लिखे गए थे। प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था।
बौद्ध धर्म का विदेशों में भी इन्होंने प्रचार करवाया। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था संघमित्रा और एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। वो कहाँ गए थे? तो उन्होंने अपने पुत्रों के द्वारा क्या करवाया? पुत्र पुत्रियों के द्वारा इन्होंने बौद्ध धर्म का विदेशों में भी प्रचार करवाया, जैसे कि श्रीलंका में, मध्य एशिया में। पतन का कारण क्या रहा? मतलब मौर्य वंश के पतन का कारण था अशोक के बाद जो है वो जितने भी शासक आए वो सभी क्या थे? कमजोर थे और विदेशी आक्रमण जो है वो स्टार्ट हो गया था। ठीक है, आगे आते हैं। अब थोड़ा सा देखिए कि अशोक के शिलालेख से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको देखते हैं। प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, जबकि दूसरा शिलालेख में चिकित्सा व्यवस्था के बारे में बात की गई है। शिलालेख और अभिलेख में क्या अंतर है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, तीसरा जो अभिलेख है 5वें वर्ष के दौरा की बात करता है कि मतलब अधिकारियों को जो है हर 5वें वर्ष दौरा करना चाहिए, जिससे उसे पता चल पाए कि किस कहाँ पे क्या दिक्कतें हैं। चौथा में क्या है? तो भेरी घोष की जगह धम्म घोष की व्याख्या की गई है। पांचवा में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है। धम्म महामात्र कहने का मतलब जो कि धर्म के ज्ञाता हुआ करते थे। छठा में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद 7वां और 8वां में अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। 9वां में सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जबकि 10वां जो है राजा और अधिकारी प्रजा के हित में सोचें, ऐसा आदेश दिया है अशोक ने। 11वां अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई। धम्म कहने का मतलब क्या है? धर्म। बौद्ध धर्म में धर्म को धम्म कहा गया है। 12वां अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता की बात हुई है, जबकि 13वां में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है हमें। ठीक है, आगे आइए। अब हम बात करेंगे उत्तर मौर्य काल, मतलब कि मौर्य काल के बाद कौन कौन से साम्राज्य जो है वो स्थापित हुए। तो सबसे पहले मौर्य के बाद आ गए शुंग। शुंग वंश के संस्थापक कौन हुए? तो पुष्यमित्र शुंग, है ना। और ये पुष्यमित्र शुंग जो है वो कृष्ण के भक्त थे। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था। कन्नव वंश के संस्थापक कौन हुए? तो वासुदेव। कन्नव वंश के संस्थापक कौन हुए? वासुदेव। सातवाहन वंश के संस्थापक हुए सिमुक, लेकिन इसका सबसे जो प्रतापी राजा हुए वो हुए गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है जी, सातवाहन वंश के जो सबसे प्रतापी राजा हुए वो हुए गौतमी पुत्र सातकर्णी। ब्राह्मणों को जो भूमि जो दान में देने की प्रथा की शुरुआत हुई थी वो सातवाहनों ने ही की थी। अब इसके बाद जो है वो विदेशियों का आना शुरू हो गया। सबसे पहले आए हिंदी यूनानी, उसके बाद आए कौन? उसके बाद आ गए शक। और शक जो है वो मध्य एशिया से आए थे। अपने आप को ये क्षत्रप कहा करते थे। ठीक है जी। रुद्रदामन प्रथम का नाम सुना होगा आपने। सबसे प्रतापी शक राजा हुआ रुद्रदामन प्रथम। गिरनार अभिलेख या फिर जूनागढ़ अभिलेख में उसका क्या मिलता है? तो वो उल्लेख भी मिलता है। और गिरनार या फिर जूनागढ़ जो अभिलेख है ना वो संस्कृत में लिखी गई पहला अभिलेख है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, गिरनार या फिर जूनागढ़। उसके बाद आ गए पल्लव। पल्लव नहीं, ये पहलव है। पहलव जो कि विदेशी है। एक पल्लव डायनेस्टी हुआ करती थी। ठीक है, जिसे सिंह विष्णु वाला, वो साउथ इंडिया वाला है। ठीक है, वो नहीं। उसके बाद लास्ट में आए कुषाण, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कुषाण। तो कुषाण के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। कुषाण वंश के संस्थापक थे कौन? तो कनिष्क। अब कनिष्क क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। अच्छा, जब शक संवत की बात आई है तो हम यहाँ पे ये भी शक के बारे में जानते हैं। शक जब आए भारत में तो जैसे इन्होंने उज्जैन में पहुंचा तो उज्जैन के एक स्थानीय राजा हुआ करते थे। स्थानीय राजा हुआ करते थे उज्जैन के, और इन्होंने शकों को हरा दिया। किसको हराया? जो स्थानीय राजा था वो शकों को हराया और भगा दिया। और शकों के हराने के उपलक्ष्य में ये जो राजा था ये विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस नाम से विक्रमादित्य की उपाधि से इसको नवाजा गया। और इसने जो है 58 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या शुरू कर दी? तो विक्रम संवत। कौन सी संवत? विक्रम संवत। ठीक है जी, संवत, विक्रम संवत, ध्यान रखना। अब शक संवत की शुरुआत किसने की? तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में, 78 एडी में। ठीक है जी। तो हालांकि ये जो है कभी कहीं कहीं पे आपको ये 57 भी देखने को मिलेगा। मैं आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, ये कहीं कहीं आपको 57 भी मिलता है और 58 भी मिलता है। हालांकि मेरे अकॉर्डिंग जो है वो 57 ईसा पूर्व ही करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में जो डिफरेंस है ना वो 135 साल का है। कितने सालों का? इसका और इसका जो अंतर है वो 135 साल का होना चाहिए। तो मान के चलो कि ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, ये माइनस वाला है। ठीक है, तो ये -58 यहाँ पे आ गया मान के चलो। और ये जो है प्लस वाला इस साइड होगा तो यहाँ पे 78 है। तो यहाँ से अगर हम डिफरेंस देख लें तो 136 साल का होगा, जबकि डिफरेंस आना कितना चाहिए? तो 135 साल का। ठीक है,
हमने देखा कि कुषाण वंश जो है कनिष्क संस्थापक हुआ, शक संवत की शुरुआत हुई 78 ईस्वी में। उसके बाद चौथी बौद्ध संगीति भी हुई थी इसी के शासनकाल में, हमने पीछे पढ़ा। नागार्जुन जो कि जिनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, और इन्होंने माध्यमिक सूत्र नामक एक पुस्तक भी लिखी है, तो ये इन्हीं के दरबार में रहा करते थे, कनिष्क के दरबार में। अश्वघोष एक व्यक्ति थे जिन्होंने बुद्ध चरित नामक पुस्तक लिखा, और ये भी कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। कला की बात करें तो गांधारशाला शैली की विकास हुई, जो कि यूनानी प्रभाव को दर्शाता है, और उसके बाद मथुरा कला शैली का भी विकास हुआ था कनिष्क के शासनकाल में ही। अगर बात करें उसके बाद गुप्त साम्राज्य आ गई थी, जिसको स्वर्ण युग भी कहा जाता है। स्वर्ण युग ऐसे जो है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग जो है वो कुछ और ही है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ स्वर्ण युग का बात कर रहे हैं, तो ये जो है गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक हुए चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि गुप्त साम्राज्य की शुरुआत करते हैं। उसके बाद समुद्रगुप्त आते हैं, जो कि समुद्रगुप्त हुए उनके पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम के, ठीक है जी। अगर बात करें तो 335 ईसा पूर्व 335 से 375 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, इनको कविराज भी कहा गया है, कविराज है ना। सिक्कों पर इनको बीना बजाते हुए दिखाया भी गया है, तो कहा जाता है ये बीना के शौकीन भी होंगे। उसके बाद बात करें इनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि सबसे विख्यात विक्रमादित्य हुए। हमने पीछे भी देखा कि विक्रमादित्य जो थे वो विक्रम संवत की शुरुआत करते हैं, लेकिन जो बहुत सारे राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए, लेकिन जो सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए वो चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, जो कि गुप्त साम्राज्य से संबंधित थे। उज्जैन इनकी राजधानी थी, और चीनी यात्री फाहियान जो है वो इन्हीं के शासनकाल में भारत आया था। दो चीजें याद रखेंगे, फाहियान जो है वो किसके शासनकाल में आया, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में, और हेन सांग किसके शासनकाल में आया, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। इनके दरबार में कालिदास रहा करते थे। कौन रहा करते थे, कालिदास, जिन्होंने क्या लिखा, 10 कुमार चरितम, मालविकाग्निमित्रम, है ना, रघुवंशम जैसे पुस्तक लिखे। धनवंतरी इनको आयुर्वेदाचार्य थे ये। और अमर सिंह अमरकोश नामक एक पुस्तक भी इन्होंने लिखा था। वराहमिहिर जो है वो एक गणितज्ञ थे, क्या थे ये, गणितज्ञ। और शुल्ब सूत्र नामक एक पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी। कौन सा, शुल्ब सूत्र। एक चीज और याद रखना, वेताल भट्ट जो हैं वो एक जादूगर थे, वेताल भट्ट। और मंत्र शास्त्र नामक इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी, मंत्र शास्त्र। उपलब्धियां बात करें अगर गुप्त साम्राज्य की, तो गणित व खगोल शास्त्र में जैसे कि आर्यभट्ट, इन्होंने शून्य का आविष्कार किया, दशमलव पद्धति का, ग्रहण का सिद्धांत, ग्रह सिद्धांत इन्होंने दिया था, किन्होंने, आर्यभट्ट ने। चिकित्सा की बात करें तो चरक यहाँ पे आए, जिन्होंने चरक संहिता लिखी। सुश्रुत आए थे यहाँ पे। साहित्य की बात करें तो कालिदास आए, कालिदास के बारे में हमने पढ़ लिया। फिर पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने जो है वो गुप्त काल में ही की थी। कला की बात करें तो अजंता और एलोरा की गुफाएं यहाँ पे मिली, है ना, उसको बनवाया गया। उसके बाद दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ में है उसको बनवाया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कुमार गुप्त के द्वारा करवाई जाती है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करवाई जाती है, कुमार गुप्त के द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करवाई जाती है, धर्मपाल के द्वारा। पढ़ेंगे आगे। गुप्त काल के बाद जो है गुप्तोत्तर काल, है ना, हर्षवर्धन आया, जो कि पुष्यभूति वंश, कौन सा, पुष्यभूति वंश, और इसी को वर्धन वंश भी कहा जाता है। कौन सा, वर्धन वंश। इसके संस्थापक हुए हर्षवर्धन, और 606 में गद्दी पे बैठे ये। राजधानी इनकी थी कन्नौज। कहाँ, कन्नौज। हेन सांग जो है वो भारत आया, हमने पीछे भी बताया। बाणभट्ट जो है वो उन्होंने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखा। बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के दरबार में रहा करते थे। और हर्षचरित, कादम्बरी, कौन सा, कादम्बरी। फिर एक और पुस्तक है पार्वती परिणय, पार्वती परिणय। और एक और है चंडिका शतक, चंडिका शतक। ये जो चारों जो पुस्तकें हैं वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, ध्यान रखना। हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन की भी 3 नाटक है। कौन कौन सा, रत्नावली, रत्नावली, प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। राइटिंग अगर थोड़ा सा दिक्कत हो तो कोई हड़बड़ाना मत, ठीक है। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ये 3 जो नाटक हैं वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो हर्षवर्धन के द्वारा। बौद्ध धर्म का संरक्षक था कौन, तो हर्षवर्धन। राजपूत काल उसके बाद आया, मतलब कि गुर्जर प्रतिहार, नागभट्ट प्रथम इसके संस्थापक हुए। राष्ट्रकूट वंश, दंती दुर्ग हुए संस्थापक।
पाल वंश के कौन हुआ? गोपाल। ठीक है, इन तीनों जो साम्राज्य है, तीनों जो वंश है, सॉरी, गुर्जर, प्रतिहार, राजपूत और पाल, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। कहाँ शासन करने के लिए? तो कन्नौज पे शासन करने के लिए। क्या हुआ? त्रिपक्षीय संघर्ष। हालांकि चोल वंश की शासन बहुत दिनों तक चली। चोल वंश के संस्थापक जो थे वो थे विजयालय। कौन थे? विजयालय। ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा नहीं है, विजयालय। ठीक है जी। चोल वंश में महत्वपूर्ण राजा हुए राजराज चोल, राजेंद्र चोल। और चोल वंश में जो है ना, वो नौसेना शक्ति जो है वो दक्षिण तक पूरा फैली हुई थी। ठीक है, दक्षिण एशिया तक फैली हुई थी नौसेना शक्ति इसकी। बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजावुर में है, वो चोलों ने ही बनवाए थे। संस्कृति व दर्शन की बात करें तो शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की रचना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि मैंने आपको बताया कि धर्मपाल, किसने? धर्मपाल ने बनवाया था, जो कि पाल वंश से संबंधित था। कहां से? पाल वंश से संबंधित था। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत, हालांकि आपको पता है कि ये सभी चीजें होने के बाद जो है वो भारत पर विदेशियों का और आक्रमण बढ़ने लग गया। इसी सिलसिले में गजनी का एक शासक आया जिसका नाम था मोहम्मद गजनबी। 1000 ईस्वी में, कहीं कहीं आपको 1001 भी दिया जाएगा। ठीक है, तो उस पर अब ध्यान मत देना। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मोहम्मद गजनबी आता है 1001, मैं मान के चलता हूँ, प्रथम आक्रमण करता है। टोटल 27 बार इसने आक्रमण किया था भारत पर। सबसे चर्चित आक्रमण इसका 1025 सोमनाथ मंदिर पे था। वहां सोमनाथ मंदिर जो कि सौराष्ट्र में। ठीक है, सबसे चर्चित आक्रमण हुआ और इसी मंदिर को लूट के जा रहा था, तो जाटों ने उसको रोका, गोड़ हाथ तोड़ दिया। उसके बाद ये बदला लेने के लिए आता है 1027 में, और ये युद्ध जो है वो इसका अंतिम युद्ध होता है। और ये किसके विरुद्ध लड़ा जाता है? जाटों के विरुद्ध लड़ा जाता है। किसके विरुद्ध? जाटों के विरुद्ध। और 1030 में क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है जी। फिर आप देखेंगे कि जयचंद जो हुआ करता था, जयचंद, और उस समय पृथ्वीराज चौहान भी हुआ करते थे। तो पृथ्वीराज चौहान की एक पुत्री हुआ करती थी, सॉरी, जयचंद की एक पुत्री थी जिसकी नाम था संघमित्रा, शायद नाम था। हाँ, इस संघमित्रा नहीं था नाम, संयुक्ता नाम था। क्या था? संयुक्ता। तो संयुक्ता से जो है पृथ्वीराज चौहान को प्यार वगैरह हो जाता है। पृथ्वीराज रासो में आपने सुना भी होगा, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? तो चंदबरदाई, चंदबरदाई, जो कि किसका कवि था? तो ये पृथ्वीराज चौहान यानी कि पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज थर्ड, उसके ये क्या थे? तो कवि थे। और इन्होंने चंदबरदाई लिखी, सॉरी, चंदबरदाई ने क्या लिखी? तो पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक लिखी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के प्रेम प्रसंग के बारे में लिखी गई है। तो जयचंद को बहुत चीड़ हो जाता है और उसने विदेशी आक्रमणकारियों को क्या करता है? भारत में न्योता देता है ना। इसलिए बोला जाता है भाई ज्यादा जयचंद मत बनो। ठीक है सुना होगा आपने। तो जयचंद जो है उसके बुलावे पर मोहम्मद गोरी आता है और 3 युद्ध लड़े जाते हैं। यहाँ पे देखना, पहले 2 युद्ध 1192 का, 1191, पहले कहाँ गया भाई? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तराइन, कौन? तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान क्या किया कि हरा दिया मोहम्मद गोरी को, मोहम्मद गोरी को हरा दिया। उसके बाद फिर से 1192 में आता है और इस बार जो है जयचंद ने भी सहायता करी थी। 1192 में आता है और इस बार जो है वो गोरी जीत जाता है। मोहम्मद गोरी क्या होता है? जीत जाता है। और जीतने के बाद जो है वो हालांकि फिर जयचंद को लगता है कि भाई मैंने गलत किया, तो चंदावर का युद्ध भी होता है 1194 में। कौन सा युद्ध होता है? 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। किसके बीच? तो जयचंद और मोहम्मद गोरी का बीच, जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच। क्योंकि जयचंद को लगा था कि भाई आया है वो थोड़ा बहुत ऐसे ही करेगा और चला जाएगा वापस, लेकिन मोहम्मद गोरी तो वापस गया नहीं। तो इसी वजह से इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलने लगा, किसको? जयचंद को। तो फिर युद्ध करना पड़ा और हालांकि वो भी फिर इस युद्ध में हार जाता है जयचंद और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। उसके बाद गुलाम वंश की स्थापना होती है 1206 में और 1290 तक ये चलती है। सबसे पहला जो शासक आया वो आया कुतुबुद्दीन ऐबक। हालांकि ये कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं बोला, ये भारत में शासन करता ही नहीं था भारत से। ठीक है, ये दूर रहकर ही शासन किया करता था। 1206 से 1210 तक ये शासन करता है। इसको लाख बख्श की उपाधि दी गई क्योंकि लाखों का ये दान दिया करता था। कुतुब मीनार व कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद की इसने नींव रखी थी। किसकी? कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको लाख बख्श कहा जाता था। साहित्य प्रेमी था। हसन निजामी इसके दरबार में रहा करते थे, है ना। फक्र ए मुदब्बिर
उसी के दरबार में रहा करते थे। किसके दरबार में? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है वो चौगान खेलते समय, चौगान कहने का मतलब है पोलो, पोलो खेलते समय हो गई थी। उसके बाद आते हैं इल्तुतमिश, जो कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक हुआ करता था। कौन? इल्तुतमिश। 1210 से 1236 तक इसने शासन किया। वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है। चांदी का टंका और तांबे का जित्तल नामक इन्होंने 2 प्रकार के सिक्के भी चलाए थे। एकता प्रणाली, एकता प्रणाली कहने का मतलब है कि सैनिकों को वेतन के बदले भूमि देना, ठीक है, उसकी शुरुआत की। चालीसा का गठन किया। 40 कहने का मतलब, चालीसा का मतलब 40 तुर्क गुलामों का क्या हुआ करता था, एक संगठन, जो कि राजा के क्या करते थे, तो राजा को क्या करते थे, एक सेकंड लाइट, राजा को विचार विमर्श करते थे राजा के साथ और उसको सुझाव भी दिया करते थे। हालांकि बाद में जो है वो चालीसा का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ जाता है और आपने देखा होगा कि चालीसा का दमन जो है वो बलबन के द्वारा किया जाता है ना, क्योंकि फिर इतना ज्यादा उनका शक्ति बढ़ जाता है कि जिसको चाहते उसको राजा बना देते, जब चाहते वो उतार दिया करते थे। ठीक है जी। इन्होंने कुतुब मीनार का जो ये जो नींव याद रखा गया था कुतुब मीनार का, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, उसके बाद इल्तुतमिश ने इस कार्य को पूरा भी करवाया था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसकी पुत्री थी रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, जो कि 4 वर्षों तक शासन करती है। अल्तुनिया से इन्होंने शासन किया था। किससे? अल्तुनिया से शादी किया था, गलती बोल दिया मैंने, सॉरी, अल्तुनिया से शादी किया था। थोड़ा सा हड़बड़ में हूं मैं, ताकि चाह रहा हूं कि जल्दी से इसको समाप्त करूं। अल्तुनिया से शादी किया और दिल्ली की ये प्रथम महिला शासिका हुई। प्रथम महिला शासिका कौन थी दिल्ली की? तो रजिया सुल्तान। तुर्क अमीर, यानी कि वही जो चालीसा के बारे में मैंने बताया, तो उसके विरोध में ये मारी गई क्योंकि इन्होंने पर्दा प्रथा को नामंजूर किया था। पर्दा प्रथा को क्या किया था? नामंजूर। ये पर्दा प्रथा में नहीं रहना चाहती थी, ठीक है। तो ये जो है टोपी पहन के, हिजाब पहन के आ जाया करती थी। तो ये जो है आपने भी देखा होगा कि इस्लाम धर्म में आज भी वो चीज स्वीकार नहीं है बहुत जगहों पे, ठीक है। तो इसीलिए जो है अमीरों ने क्या किया, इनको मरवा दिया। कहाँ मरवा दिया? तो कैथल के पास। कहाँ पे? कैथल। ये क्या हो रहा है भाई, इतना ज्यादा मैं गलती कैसे लिखने लगा? कैथल में इसको मरवा दिया गया, ठीक है जी। अगर बात करें तो उसके बाद गयासुद्दीन बलबन आया, जो कि काफी प्रभावशाली शासक हुआ और इसने अपने प्रभाव बनाए, ठीक है, प्रभाव इसने बनवाए। क्यों? क्योंकि ये दरबार में जितने भी हंसी मजाक हुआ करते थे सब पे इसने पाबंदी लगा दिए, है ना। इन्होंने ऐसा बोला कि नहीं, राजा ही जो है, राजा जो है वो भगवान का एक भेजा हुआ दूत है, उसको सम्मान किया जाए। और इसीलिए जो है इसने बहुत सारे नियम चलाए, जैसे कि सिजदा, पैबोस। सिजदा जैसे कि पृथ्वी को चूमना, सिजदा का मतलब पृथ्वी को चूमना, आज भी क्या करते हैं मुस्लिम संप्रदाय में, आज भी होती है। पैबोस, पैबोस का मतलब राजा के पैर चूमना। उसके बाद कठोर एवं सशक्त शासक था ये। इन्होंने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। इसका बोलना था, ये जो है विस्तार नहीं किया अपना साम्राज्य का, लेकिन इसके पास जितना था उसी को काफी सुदृढ़ किया, ठीक है। नियाम मजलिस, दरबारी अनुशासन था एक। नियम मजलिस दरबारी अनुशासन था, जिसके अनुसार जो है हंसी मजाक सब पे पाबंदी लग गया। उसके बाद नवरोज उत्सव भी इसने शुरू करवाए थे। किसने? बलबन ने, नवरोज उत्सव। उसके बाद मंगोलों से सुरक्षा हेतु मजबूत सेना बनाई और इस सेना का नाम क्या रखा गया? दीवान ए अर्ज। एक विभाग बनाया था इसने, दीवान ए अर्ज, ठीक है जी। इसका पुनर्गठन किया, किसका? तो अपने सेना का। ये काफी मतलब कि कठोर शासक हुआ। लौह एवं रक्त की नीति का इन्होंने पालन किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद जो है उसके पुत्र जो है वो मंगोलों के हाथों मारे जाता है। उसके बाद बलबन की भी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो भी शासक आए गुलाम वंश में, वो सारे क्या हुए? वो काफी कमजोर हुए। सबसे लास्ट जो शासक आया वो था कैमोर्स। कौन था? कैमोर्स। उसको मार करके जलालुद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी वंश का संस्थापना करता है। हालांकि ये 30 वर्षों तक ही चला, है ना। जलालुद्दीन खिलजी जो है वो उदार नीतियों वाला था। सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, जो कि लगभग 20 साल शासन करता है और दक्षिण भारत पर विजय भी प्राप्त किया मलिक गफूर के नेतृत्व में। दरअसल मैं बता दूं कि दक्षिण भारत की जितने भी विजय हुए, जैसे कि दक्षिण भारत पे जितने भी इसने युद्ध लड़े, सबसे पहले जो इसने युद्ध लड़ा यहाँ पे एक देवगिरी। कौन सा? देवगिरी। देवगिरी जो है ना, ये यादव वंश की राजधानी हुआ करती थी देवगिरी। आज जो महाराष्ट्र है ना वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो दक्षिणी अभियान था वो देवगिरी में ही था। उसके बाद गुजरात विजय भी हुआ। जब पहले सबसे पहले तो गुजरात हुआ, तो गुजरात विजय के दौरान क्या किया इन्होंने कि सूरत
पहुंचा और सूरत से मलिक गफूर को ये खरीद करके लाया। मलिक गफूर को क्या किया, खरीद करके लाया। और उसके बाद जो है ये इसका सेनापति बन गया, काफी मतलब कि विश्वास पात्र भी बना। जितने भी दक्षिण विजय हुए सब में नेतृत्व जो है वो मलिक गफूर ने ही किया था। और मलिक गफूर को हम 1000 दिनारी भी कहा करते हैं। क्या करते हैं, 1000 दिनारी, ठीक है, 1000 दिनारी। तो उसके बाद देवगिरी पे क्या हुआ कि इसने सबसे पहला जो दक्षिण विजय हुआ देवगिरी पे हुआ, ठीक है जी। उसके बाद बहुत सारे प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पे आक्रमण किया वहां का शासक कौन था, तो कर्णदेव था। अगर बात किया जाए कि राजस्थान जो कि चित्तौड़ है, चित्तौड़ पे कौन था, तो राणा रतन सिंह थे। उस तरह से भी प्रश्न बन जाते हैं। उसके बाद मंगोलों को इसने पराजित किया था। पहला शासक था जिन्होंने मंगोलों से लोहा लिया और उसको पराजित भी किया। बाजार नियंत्रण नीति इसने अपनाई। अनाज, कपड़ा, घोड़ा मजदूरी पर नियंत्रण किया, है ना। घोड़ा दागने की प्रथा, सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा, ये सारी चीजें जो है वो शुरुआत करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद सिकंदर सानी की उपाधि भी इसको दिया गया क्योंकि ये काफी जो है वो मजबूत शासक हुआ, जो है सभी पे ये काफी ज्यादा नियंत्रण रखा करता था। इसके गुप्तचर विभाग भी काफी अच्छी थी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बाजार नियंत्रण प्रणाली इसका काफी अच्छा चला था। आगे चलिए। इसके बाद तुगलक वंश आ गया 1320 से 1414। गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक हुआ, है ना, जो कि तुगलकाबाद किला भी बनवाया था। कौन, गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, इसको विचारों का पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विचारों का पुरुष, प्रिंस ऑफ मनियर्स भी इसको कहा जाता है। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक व्यक्ति आता है इब्न बतूता। ये जो था कहाँ का था, तो ये मोरक्को का यात्री था। मोरक्को, ठीक है, मोरक्को का यात्री था। और इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रेहला। कौन सी, रेहला नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। टोकन मुद्रा इसने चलाई, कांसे और तांबे के सिक्के चलाए, जो कि असफल रहा। ठीक है। सोचता है ये काफी बढ़िया चीज था, बहुत पढ़ा लिखा शासक था, इतना पढ़ा लिखा कोई शासक अभी तक नहीं हुआ था। ठीक है। तो लेकिन ये जो भी सोचता था तो कुछ ना कुछ इसके साथ दिक्कत हुआ करती थी। कभी प्रकृति ने कुछ खिलवाड़ कर दिया, कभी कुछ और। ठीक है, क्योंकि इसके सोच बहुत दूर दूर का हुआ करता था। राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। ठीक है, दौलताबाद, और फिर से दौलताबाद से फिर दिल्ली लेके आया, है ना। बहुत सारे सैनिक मर गए, घोड़े मर गए। सोचो, लोग पैदल चला करते थे। खुरासन व चीन पर आक्रमण की भी योजना बनाई। उसके बाद विचित्र प्रतिभा वाला राजा जो है, इसको किसने कहा, तो बर्नी ने कहा था। किसने कहा था, बर्नी ने कहा था। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही हरिहर और बुक्का, ध्यान याद रखना, मैं इसलिए बस कनेक्ट कर रहा हूं ताकि हर चीज आपको कनेक्ट मैं कर पाऊं। हरिहर और बुक्का को इसने क्या किया था, बंदी बना लिया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद कौन आया, फिरोज शाह तुगलक। इसने भी काफी काम करवाए। सबसे पहले तो नहर निर्माण करवाए, सिंचाई कार्य करवाया, है ना, सिंचाई कार्य करवाया। करों में वृद्धि। अच्छा, दीवाने बंदगान एक याद रखना, दीवान ए बंदगान एक दास विभाग था, है ना, एक दास विभाग था, दीवाने बंदगान, दासों की देखरेख के लिए। खिराज और जजिया, भाई सोचो, अब जजिया की बात आई है तो मैं यहाँ पे बता दूं कि फिरोज शाह तुगलक ही पहला शासक हुआ जिसने जजिया कर को ब्राह्मणों पे भी लगा दिया। पहले जजिया जो है वो ब्राह्मणों पर नहीं लगाए जाते थे। जजिया कर जो है वो गैर मुस्लिमों से वसूले जाने वाला एक कर हुआ करता था, जिसका उपयोग जो है मुस्लिम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किया जाता था। ठीक है, आपने देखा कि इसकी शुरुआत जो है मीर कासिम के द्वारा की जाती है, लेकिन इसको बाद में फिर और भी बढ़ाया गया। लेकिन अभी तक मुस्लिमों पर किसी ने नहीं लगाया, सॉरी मुस्लिम बोल रहा हूँ, ब्राह्मणों पर किसी ने नहीं लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले ब्राह्मणों पर लगाया। उसके बाद अकबर ने इस चीज को समाप्त भी किया, वो देखा कि नहीं, अच्छा चीज नहीं है। उसके बाद फिर से इसको शुरुआत कर दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा, और लास्ट में लंपट मूर्ख के द्वारा उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। अब बताना कि लंपट मूर्ख किसको कहा जाता है, आप कमेंट में जरूर बताना। ठीक है। फिरोज शाह कोटला, जैन व बौद्ध स्तंभों की संरक्षण इसने करवाई थी। ठीक है जी, फिरोज शाह तुगलक की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद नासरुद्दीन, और तुगलक वंश के बाद बहुत सारे जो है वो कमजोर शासक आने लगे तुगलक वंश में, और भी जो आए तुगलक वंश में नहीं, तुगलक वंश के बाद कौन आए, सैयद वंश आए,
और लोधी वंश आए, लेकिन उतने मजबूत नहीं थे वे सब, ठीक है। इसलिए क्या हुआ कि छोटे छोटे राज्य जो है वो अलग होने लग गए थे। सैयद वंश आया जो कि कमजोर वंश हुआ, खिजर खां इसका संस्थापक हुआ और बहलोल लोधी ने सत्ता इसे छीन ली थी। बहलोल लोधी ने क्या किया कि लोधी वंश की स्थापना कर दी। किसने? बहलोल लोधी ने। ये अफगान शासक था, जौनपुर पर इसने विजय पाई थी। उसके बाद सिकंदर लोधी आया जिन्होंने आगरा शहर की स्थापना करवाई थी 1504 ईस्वी में। कृषि सुधार इसने करवाया, फारसी भाषा का प्रचार प्रसार भी इसने करवाया। इब्राहिम लोधी उसके बाद आया जो कि लास्ट रूलर हुआ दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत का अंतिम रूलर कौन हुआ? तो इब्राहिम लोधी, अंतिम सुल्तान। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जो कि 1526 में हुई, इसमें इसको पराजित कर दिया और मुगल वंश की स्थापना किया। किसने? तो बाबर ने। तुगलकमा युद्ध नीति का पहली बार प्रयोग किया गया था, बाबर ने ही किया था उसने। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कृष्णदेव राय के बारे में, सॉरी विजयनगर। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों को बंदी बना लिया था। वहां से वो वे निकलते हैं और विद्यारण्य ने एक कुछ हुआ करते थे, एक महर्षि, उन्होंने उनको क्या किया कि शिक्षा दी और उसके बाद ये जो है संगम वंश की स्थापना करता है। इस वंश की संगम वंश, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। प्रमुख वंश इसमें 4 वंश हुए, सबसे पहले संगम, उसके बाद सुलूक, उसके बाद तीसरा नंबर पे तुलु वंश और लास्ट में अराबिडू वंश। तुलु वंश से संबंध रखते थे कौन? कृष्णदेव राय, ठीक है जी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। और ये बाबर के समकालीन भी थे, बाबर के समकालीन, ये भी पूछा जाता है। बाबर ने जो है कृष्णदेव राय को जो है वो क्या कहा है? तो भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा भी बताया है, ठीक है। कृष्णदेव राय के काल को क्या कहा जाता है? तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग भी कहा जाता है, क्लासिकल युग भी कहा जाता है तेलुगु साहित्य का। तुलु वंश से संबंधित है। तेलुगु साहित्य का आंध्र भोज भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंध्र भोज। एक याद रखना, अलसानी पेडन्ना, अलसानी पेडन्ना, ठीक है। तेलुगु कवि था ये, है ना, और ये कृष्णदेव राय के दरबार में ही रहा करता था। अमुक्त माल्याद की रचना की थी किसने? तो कृष्णदेव राय ने। पुर्तगालियों से इनके संबंध रहे और इनकी राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे, मुगल वंश अब शुरुआत करते हैं। बाबर जो है इसके संस्थापक हुआ, 1526 से 1530 तक इसका शासन हुआ करता था। पानीपत की पहली लड़ाई जो है 1526 में हुआ, जो कि इब्राहिम लोधी को इन्होंने हराया था, अब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा। और उसके बाद खानवा का लड़ाई हुआ 1527 में, राणा सांगा को भी हरा दिया इन्होंने। फिर घाघरा की लड़ाई हुई 1530 में, अफगानों को भी इन्होंने हराया। अच्छा, ठीक है, चलिए। चंदेरी का युद्ध नहीं लिखा है इसमें, चंदेरी भी आप लिख लेना, ठीक है। कौन सा? एक चंदेरी है। ये ऐसे तो एक चंदावर हुआ करता है, जो कि मैंने बताया था कि जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ चंदावर, लेकिन ये जो चंदेरी है ये 1530 में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आत्मकथा है इनकी तुजुके बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई थी। कौन भाषा में? तुर्की भाषा में। बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 4 बाग बनाने की प्रथा जो है वो बाबर ने शुरुआत की थी। तुगलकमा युद्ध नीति की शुरुआत भी बाबर के द्वारा ही की जाती है। उसके बाद उसके पुत्र हुए हुमायूं, जो कि 2 बार शासन किया, 1530 से 1540 तक तो लगातार किया। अब ये 1540 में एक युद्ध हो गया बिलग्राम, ठीक है, और उसके बाद जो है वो शेर शाह सूरी ने क्या किया, इसको हरा दिया और शेर शाह सूरी शासक बन गया। तो ध्यान से देखेंगे। और उसके बाद फिर ये 15 साल बाद फिर से आया, है ना, 15 साल बाद आया और उसके बाद ये इन्होंने फिर शासन करना शुरू किया। हालांकि 1 साल ही जी पाया बेचारा। देखिए, शेर शाह सूरी से ये पराजित हो गया। फारस से सहायता लेकर पुनः सत्ता प्राप्त की थी। ये देखो, पुनः सत्ता प्राप्त की थी 1555 में। उसके बाद हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। क्या? हुमायूं नामा, ठीक है। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया? गुलबदन बेगम। तो शेर शाह सूरी के बारे में हम पढ़ लेते हैं, है ना। सूरी वंश जो है वो 55 तक चली थी, ध्यान रखना। सड़के आजम यानी ग्रैंड ट्रंक रोड का इन्होंने निर्माण करवाया था। रुपया नामक मुद्रा इन्होंने चलवाया, जो कि आज हम रुपया यूज करते हैं। सर्वप्रथम रुपया का शब्द जो है वो शेर शाह सूरी ने ही लाया था। मजबूत प्रशासन था इसका, खेती के लिए माप व्यवस्था भी लाई थी। उसके बाद अकबर का शासनकाल हम देखते हैं। किसका? अकबर का। हमने देख लिया कि ये जो है सूरी वंश जो है ना वो 1555 तक चला। उसके बाद 55 के बाद क्या हुआ कि फिर से हुमायूं आया
और 56 में जो है 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। उस समय अकबर जो है वो मात्र 14 वर्ष का ही था। अकबर कितने वर्ष का था? 14 वर्ष का। तो अकबर के एक सेनापति हुआ करते थे मान सिंह। कौन? मान सिंह। तो मान सिंह ने सारी चीजें संभाली हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई 1556 में। किसके द्वारा, किसके साथ? तो हेमू, ये जिसको हेमचंद विक्रमादित्य कहा जाता है, हेमू को, और उसी पर विजय पाई था। तो हेमू और क्या, तो अकबर है मान सिंह। मान सिंह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। धार्मिक नीति, सुलह कुल और दीवाने इलाही धर्म की स्थापना इसने करवाई थी। प्रशासन जो है मनसबदारी प्रणाली थी इसकी। नौरत्न थे इसके दरबार में रहा करते थे, किसके दरबार में? अकबर के, जिसमें अबुल फजल जो कि आईने अकबरी जो पुस्तक है वो लिखा था। बीरबल, बीरबल आपने सुना ही होगा, अकबर बीरबल की कहानी है ना, मेन व्यक्ति तो यही था ना। और बीरबल का जो है वो प्रारंभिक नाम महेश दास था, ये भी चीज ध्यान रखना। टोडरमल, टोडरमल जो कि इनकी जो राजस्व व्यवस्था था अकबर का, वो यही देखभाल किया करते थे। तानसेन, इनको कंठाभरण बानी विलास की उपाधि भी अकबर ने दी थी, इत्यादि, ठीक है। फतेहपुर सिकरी को इन्होंने क्या किया था? अपनी राजधानी बनाई थी। इबादत खाना की भी स्थापना करवाया था इन्होंने। इसकी इबादत खाना। जहांगीर आ गया उसके बाद 1605 से 1627। इसको न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है। चित्रकला का उत्कर्ष, मतलब कि चित्रकला जो है जहांगीर के शासनकाल में काफी ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति इसने 1608 में दी थी। कैप्टन हॉकिंस, हॉकिंस आपको पता होगा, हॉकिंस जो है वो सबसे पहले अंग्रेज था जो कि मुगलों के दरबार में गया था, ठीक है, हॉकिंस। उसके बाद शाहजहां आ गए। शाहजहां ने ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग इन्हीं के शासनकाल को कहा जाता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। जबकि स्वर्ण युग जो है वो भारतीय इतिहास में गुप्त काल को कहा गया है। दक्कन और कंधार की लड़ाई इसने लड़ी थी शाहजहां ने। शाहजहां के पुत्र हुए औरंगजेब, औरंगजेब ने शाहजहां को क्या किया? बंदी बना दिया, ठीक है, बंदी बना लिया। और मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि इसने जजिया जो है वो पुनः लागू करवा दिया, जो कि अकबर ने समाप्त करवाई थी। दक्कन की नीति, शिवाजी और मराठे से इसकी संघर्ष हुआ, है ना। आपने देखा भी कि शिवाजी के बेटे जो संभाजी थे उसके साथ भी जो है काफी संघर्ष हुआ। आपने छावा मूवी हाल ही में देखी भी होगी, ठीक है। सबसे लंबा शासन इसी का रहा 49 वर्ष। 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। 1707 में मृत्यु हुई, साम्राज्य का पतन शुरू हो गया, क्योंकि और भी जो शासक आए वो काफी कमजोर आए। सब जो है लंपट मूर्ख आए थे, है ना। लंपट मूर्ख आए, तब अय्यासी करने वाले आए, दारूबाज आए, है ना, पियक्कड़। तो वैसे थोड़ी ना शासन चलता है भाई, है ना। चलिए, तो यहाँ तक जो है हमारा जो है मध्यकालीन भारत समाप्त होता है। अब हम आधुनिक भारत की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि सूफी व भक्ति संत हुए। तो सूफी संत जो कि मुस्लिमों के द्वारा मुस्लिम धर्म का जो पालन किया करते थे, जैसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया और शेख सलीम चिश्ती, ये सूफी संत थे। जबकि भक्ति संत थे कबीर, जो कि निर्गुण भक्ति गाया करते थे। गुरु नानक, जो कि सिख धर्म के संस्थापक भी हुए, है ना। सिख धर्म के लास्ट गुरु कौन थे, अंतिम गुरु कौन थे, ये भी आप बताना मुझे कमेंट में, ठीक है। तुलसीदास हुए, सूरदास हुए, मीराबाई, ये सब भक्ति संत थे। आगे आइए, अब हम देखते हैं कि 1707 से 1857 हम सबसे पहले तो पढ़ेंगे। 1707 से कहाँ पढ़ेंगे? 1857। उसके बाद 1857 से 1905 पढ़ेंगे, और उसके बाद 1905 से भारत की आज़ादी तक पढ़ेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई और मुगल शासक कमजोर होने लग गया, ठीक है जी। उसके बाद उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, किसके किसके बीच? सॉरी, दारा सिकोह का तो आपने नाम सुना होगा ना। तो इन्हीं औरंगजेब के जितने भी पुत्र थे उनके बीच जो है उत्तराधिकार का युद्ध हो गया कि नहीं, कौन राजा कौन बनेगा, ठीक है। ये सॉरी, दारा सिकोह बोल दिया मैंने, नहीं भाई, ये दारा सिकोह तो औरंगजेब का भाई हुआ करता था, ये गलत बोल गया। मतलब उत्तराधिकार का युद्ध होने लगा जितने भी औरंगजेब के जो भी पुत्र थे उनके साथ। उसके बाद जो है बहादुर शाह प्रथम, जिसको शाह ए बेखबर कहा जाता है, ये जो है शासक बना और साम्राज्य पर नियंत्रण नहीं रख पाया ये, ठीक है, क्योंकि काफी कमजोर शासक था। शाह ए बेखबर था भाई, कोई इसको मालूम ही नहीं चलता था कहाँ पे क्या हो रहा है। उसके बाद 1739 में जो है नादिर शाह का आक्रमण हो जाता है भारत पर। दिल्ली में लूटपाट होता है, कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन दोनों ये लेके चला जाता है। कौन? तो नादिर शाह।
उसके बाद 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी जाती है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इसमें मराठों की हार हो जाती है ना। शिवाजी भाऊराव जो है वो हार जाते हैं, और बहुत मतलब कि क्या ही बोला जाए, इस प्रकार की घटना हुई थी यार, क्या ही बताया जाए, है ना। भगवान न करे किसी के साथ इस तरह की चीजें हो। बहुत मतलब कि इतना सारा पानी पड़ रहा था भाई, लाशें गमक रही थी। मैं क्या ही बताऊं, ये बहुत छोटी सी क्लास में ले रहा हूँ, तो उतना डिटेल में नहीं जा पाऊंगा मैं। चलिए कभी और आपको मैं बताऊंगा डिटेल में। प्रांतीय राज्य स्वतंत्र हो गए थे, जैसे कि बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, पंजाब, ये सब जो है वो क्या हुए, स्वतंत्र होने लगे, अलग अलग राज्य स्थापित होने लगा। भाई पांच अगर अंगुली अगर साथ में है तब तो ये एक मुट्ठी बन जाता है ना। अगर अलग अलग कर दें तो कोई भी आएगा और इसको तोड़ के चला जाएगा। अंग्रेजों ने इसी का फायदा उठाया और यूरोपीय शक्ति का आगम और अंग्रेजों का आगमन शुरू हो गया। सबसे पहले आए पुर्तगाली और सबसे बाद में भी गए पुर्तगाली, है ना। आपने देखा कि 1961 में जो है वो गोवा हमारे अधीन में आया था। वास्को डी गामा सबसे पहली बार आया, इसने मसाला का व्यापार किया, और जब वो यूरोप में ले जाके भेजता है तो 60 गुना लगभग उसको प्रॉफिट होता है भाई। तो लालच में सब लोग आने लग गए, डच आए, फ्रांसीसी आए, डेनिश आए, और उसके बाद अंग्रेज आए। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जो कि लंदन की थी, है ना। 1615 में सर थॉमस रो ने जहांगीर से व्यापार की अनुमति भी ले ली थी, है ना। सबसे पहले कौन गया था, तो कैप्टन हॉकिंस गया था, लेकिन बाद में कौन गया, तो थॉमस रो गए, और इन्होंने व्यापार की अनुमति ले ली। और धीरे धीरे अंग्रेज और फ्रांसीसियों में संघर्ष भी बढ़ता गया, ठीक है। अंग्रेज जो है राजनीतिक विस्तार करने लगे, किस तरीके से, फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो। उसी संघर्ष में देखेंगे कि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, जो कि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। किसके बीच, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। एक सेकंड रुकेंगे दोस्तों, मैं देख लूं सारी चीजें। चलिए ठीक है, लगता है कंप्लीट हो जाएगा। परिणाम इसका क्या निकला, तो बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। क्यों, क्योंकि अंग्रेज जीत चुके थे, इसलिए अंग्रेजों का बंगाल पे क्या हुआ, अधिकार हो गया। सिराजुद्दौला कहाँ का था, बंगाल का ही तो शासक था। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, किसके किसके बीच, तो मीर कासिम, सिराजुद्दौला जो कि अवध का नवाब था, है ना, शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल शासक था उस समय, और रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ पे क्लाइव नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे क्लाइव नहीं लिखना चाहिए था दोस्तों, यहाँ पे अंग्रेज लिखना चाहिए था, ठीक है। क्यों, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि उस समय क्लाइव था ही नहीं, क्लाइव तो 1757 में था, उसके बाद ये युद्ध लड़ता है, वो चला जाता है, ठीक है, अंग्रेज चला जाता है, सॉरी कहाँ, लंदन चला जाता है। यहाँ पे बक्सर का युद्ध मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ी जाती है। मतलब बंगाल, अवध और मुगल सब मिल गए और अंग्रेज अकेले, फिर भी अंग्रेज जीत गए। अंग्रेज जब जीत गए तो उसके बाद आता है, बुलाया जाता है रॉबर्ट क्लाइव को, क्योंकि क्लाइव जो है नेगोशिएटर बहुत बढ़िया था, है ना। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि की जाती है, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो है वो किसको मिल जाती है, अंग्रेजों को। अब देखो अंग्रेज कितना विस्तार करने लग गए। उसके बाद देखेंगे कि मैसूर जो कि कर्नाटक वाला, हैदर अली और टीपू सुल्तान, है ना। हैदर अली जो है वो टीपू सुल्तान के फादर थे, और अंग्रेज एक तरफ, मतलब ये हैदर अली और टीपू सुल्तान एक तरफ और अंग्रेज एक तरफ, इनके बीच जो है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हो गई, और ये मैसूर भी जो है अंग्रेजों के अधीन में चला गया। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 56 तक शासन किया, जिसने लैप्स का सिद्धांत, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको आप हड़प नीति भी बोलते हैं, है ना, जिस राजा का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, वो राज्य किसके अधीन चला जाता था, अंग्रेजों के अधीन चला जाता था। रेलवे, टेलीग्राफ, डाक व्यवस्था की इसने शुरुआत करवाई थी। सबसे पहले रेल चलाया था इसने 1853 में मुंबई से थाने 34 किलोमीटर। अब देखिए 1857 की विद्रोह हम देखेंगे, जो कि पहला स्वतंत्रता संग्राम हम बोलेंगे। हालांकि इसको विद्रोह कहना गलत है ना, क्योंकि ये तो भाई कोई प्लानिंग से नहीं हुआ था ना, तो इसको विद्रोह क्यों हम बोले, इसको बोलेंगे क्रांति। क्या बोलेंगे, क्रांति। 1857 की क्रांति। क्रांति और विद्रोह में यही अंतर है कि क्रांति जो है एकाएक जन्म ले लेती है, जबकि विद्रोह प्लानिंग के साथ किया जाता है। कारण क्या था, तो चर्बी वाले कारतूस, असंतोष था लोगों में, आर्थिक शोषण हुआ करता था लोगों पर। आप देखेंगे सती प्रथा का अंत होता है 1829 में, बाल विवाह पर रोक लग जाता है 1829 में, हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में रोक लग जाता है। आप बोलेंगे कि भाई ये कैसे कारण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है।
आज आप अगर मोबाइल देख रहे हैं, ठीक है ना, आज आप क्या कर रहे हो, मोबाइल देख रहे हो। कल से अगर कोई आपको बोल दे, आपकी मम्मी या फादर, जो भी आपके पेरेंट्स हैं, कल से तुम्हें मोबाइल नहीं देखना है, मोबाइल देखे तो बहुत पिटाओगे, मोबाइल में कुछ नहीं देखना, बताओ तुम्हें कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें बुरा लगेगा भाई, तुम्हारी राइट्स छीन लिए जा रहे हैं। तो वही चीज है, लोग तो यहाँ पे आदी हो चुके थे सती प्रथा का, अब ये सारी चीजें समाप्त हो गई थी। तो नया चीज कोई भी आता है तो शुरुआत में तो दिक्कत होता है ना, तो शुरुआत में इसलिए इन लोगों के, भारतीयों के मन में क्या हुआ कि विरोध पैदा होने लग गया, नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता था। ये देखा होगा आपने, ईसाई मशीनरी जो थे वो धर्मांतरण करवा रहे थे। ईसाई मशीनरी का मतलब जो ईसाई जो पंडित वगैरह होते हैं वो धर्म क्या करवा रहे, परिवर्तित करवा रहे थे। व्यापकत का सिद्धांत, व्यापकत मैंने अभी थोड़ी देर पढ़ा है, हड़प नीति जो कि लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में शुरू किया। इनाम कमीशन आया 1852 में। डाकघर अधिनियम आया था 1854। इसके द्वारा जो है कि डाक जो घर पे जो भी सैनिक वगैरह थे वो पत्र ज्यादा नहीं भेज सकते थे, उस पर भी पैसा देना पड़ता था, है ना, तो वो चीज के लिए भी असंतोष थी। सामान्य सेना भर्ती हुई, उसके लिए भी असंतोष था सेनाओं में। परिणाम क्या हुआ इसका, तो विद्रोह असफल रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है वो समाप्त कर दिया गया 1858 में। भारत सीधे सीधे किसके अधीन चला गया, ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। ठीक है, जो भी कंपनी का शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो अब नहीं रहा, अब सीधे ब्रिटेन से जो है वो शासन चलाएगा। ठीक है जी, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि कौन कहां से नायक था, तो दिल्ली से जो भारतीय नायक थे वो बख्त खां। ठीक है, सेनापति की बात कर रहा हूं मैं, हालांकि दिल्ली से था बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर, जिसको आप बहादुर शाह सेकंड में बोलते हैं। ठीक है, कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, बरेली से खान बहादुर खान, बिहार से कुंवर सिंह, ध्यान रखना ये हाथ कट जाता है उसके बाद भी ये लड़ते रहते हैं ना। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, झांसी से लक्ष्मीबाई, है ना, झांसी से कौन, तो लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद से लियाकत अली, ग्वालियर से तात्या टोपी और गोरखपुर से गजाधर सिंह, फर्रुखाबाद से तफज्जुल हुसैन और सुल्तानपुर से शाहिद हसन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि ये बहुत सारी चीजें जो है वो आपको लुसेंट वगैरह में नहीं मिलती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे काफी रिसर्च करके लिखता हूँ मैं। संबलपुर से सुरेंद्र साई, हरियाणा से राव तुलाराम, मथुरा से देवी सिंह, मेरठ से कदम सिंह, सागर शेख रमजान, रायपुर से नारायण सिंह, मंदसौर से शहजादा हुमायूं और बागपत मेन याद रखना आप। ठीक है, मेन जगह था ये सूचना प्रदान का, है ना, मान के चलो कि एक एकदम संचार विभाग खोल रखा था उन्होंने, पूरे देश में फैलाने का काम किया था ये। ठीक है, पूरे रात भर घूमते थे शाहमल, इनकी जो है लास्ट में इतना दुर्गति वाला मौत दिया था ना अंग्रेजों ने, क्या ही बताऊं मैं। चलो, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ हो गया 1858 से 1905 तक देखते हैं। तो 1858 में भारतीय शासन अधिनियम आता है और उसके अकॉर्डिंग जो भारत का शासन है वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला जाता है। 1877 में दिल्ली दरबार लगाया जाता है। 1911 वाला दिल्ली दरबार आप मत सोचना, ठीक है, ये 1877 वाला है। क्वीन विक्टोरिया जो है उनको केसर हिंद की उपाधि दी जाती है, मतलब ये जो दरबार है इसलिए लगाया जाता है कि जो अब जो है भारत की जो भी भारत की जो रानी है वो कौन है, तो क्वीन विक्टोरिया है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा, डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, जो कि बंगाल सिविल सर्विस से रिटायर हुए थे, है ना। प्रारंभिक नेता जो है वो नरमपंथी हुए, गरमपंथी अभी तक नहीं आए। अब ध्यान रखना, गरमपंथी कब आएंगे, जब सूरत अधिवेशन हो जाएगा तब। ठीक है, पहले तो नेता जो थे वो नरमपंथी थे, जिसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। दादा भाई नौरोजी को ड्रेन ऑफ वेल्थ इन्होंने सिद्धांत दिया था, मतलब कि धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था इन्होंने। और जो कांग्रेस नाम है वो दादा भाई नौरोजी ने ही सुझाव दिया था। दादा भाई नौरोजी ने टोटल कांग्रेस के 3 अधिवेशन किए थे, 1886, 1893 और 1906। आगे आइए, कांग्रेस का अधिवेशन महत्वपूर्ण 1906 वाला जो है, सबसे पहले देखेंगे कि स्थापना तो हुआ था 1885 में। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, बॉम्बे, गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में। व्योमेश चंद्र बनर्जी उसकी अध्यक्षता करते हैं। 1906 में कलकत्ता वाला अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी की, मैंने बताया 3 बार इनकी अध्यक्षता। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, रास बिहारी घोष अध्यक्षता करते हैं। और इसी में जो है कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाता है, गरम दल और नरम दल।
गर्म और नरम दल बढ़ जाता है। उसके बाद 1916 का लखनऊ अधिवेशन होता है, अंबिकाचरण मजमूदार जो है वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, और यहाँ पे जो है क्या हो जाता है, इन दोनों का मिलन हो जाता है। क्या हो जाता है, मिलन हो जाता है। उसके बाद 1917 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनी बेसेंट, कलकत्ता में एनी बेसेंट, और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी कौन, एनी बेसेंट। 1922 गया अधिवेशन चित्तरंजन दास करते हैं, और यहाँ पे मतभेद बढ़ जाता है और स्वराज पार्टी की स्थापना फिर हो जाती है 1923 में, किसके द्वारा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 2000, ये क्या लिख दिया मैंने, 1923 लिखना है भाई, चलो कोई बात नहीं, 1923 में, ठीक है जी। उसके बाद बेलगाम अधिवेशन होता है जो कि महात्मा गांधी ने अध्यक्षता करी थी, और एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। 1925 के इसलिए अधिवेशन है क्योंकि सरोजनी नायडू, मतलब कि प्रथम भारतीय जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करी, प्रथम भारतीय महिला, ठीक है, कानपुर अधिवेशन 1925। जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन 1929, यहीं पे पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, और 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पहली बार जो है वो झंडा फहराया गया था। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता करी, और उसके बाद 1939, मतलब कि हरिपुरा अधिवेशन के बाद जो है 39 वाला अध्यक्षता, मतलब चुनाव होता है पट्टाभी सीताराम मैया और सुभाष चंद्र बोस के, मतलब कि वर्सेज, आप समझ जाना बनाम। पट्टाभी सीताराम मैया को खड़ा करवाने वाले कौन थे, तो महात्मा गांधी। उसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ही विजेता होते हैं, और 1939 वाला भी सुभाष चंद्र बोस ने ही अध्यक्षता करी, कहाँ, त्रिपुरा में, और त्रिपुरी संकट यहाँ पे गहरा गया था, त्रिपुरी संकट, यहाँ पे काफी मतभेद हो गया भाई। उसके बाद जो है आपने देखा होगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 1939 में, कौन, सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था ना उन्होंने। 1948 में जो है आजादी के बाद जयपुर में प्रथम अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीताराम मैया ने किया था, ठीक है। गांधी युग देखिए, तो अच्छा अभी गांधी युग नहीं देख रहा है। बंगाल विभाजन व स्वदेशी आंदोलन, तो सबसे पहले 1905 में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि बंगाल विभाजन करवा दिया, जिसका विरोध होने लगा बंगाल में। बंगाल एक है, हमें विभाजन नहीं चाहिए, इस वंदे मातरम, इस तरह के नारे दिए जाने लगे थे, है ना। प्रतिक्रिया थी स्वदेशी आंदोलन, इसके विरोध में क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन चलाया जाने लगा, बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। गरम दल फिर यहाँ पे सक्रिय हो गई, जिसमें लाल बाल पाल का नाम आपने सुना होगा, लाल से लाला लाजपत राय, पाल से बिपिन चंद्र पाल, और बाल से बाल गंगाधर तिलक, ये सक्रिय हो गया गरम दल, ठीक है जी। उसके बाद 1911 में दिल्ली दरबार लगा, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया, दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई। हालांकि 1912 में दिल्ली जो है वो राजधानी बनी थी। कौन आया था, तो जॉर्ज पंचम और मेरी आई हुई थी। उस समय कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, कहाँ, तो ढाका में, आगा खां पैलेस में होता है, और आगा खां और नवाब सलीमुल्ला जो है इसके संस्थापक हुए, मतलब इन्हीं के प्रयास से स्थापना हुआ मुस्लिम लीग का। 1916 में कांग्रेस लीग, है ना, कांग्रेस लीग का लखनऊ समझौता हुआ था, ये तो हमने देख भी लिया पीछे। गांधी युग जो है, आपने देखा कि गांधी जी जो है वो पहले तो साउथ अफ्रीका में थे, वहां पे नेताल प्रांत में इन्होंने बहुत सारे जो है वो क्या किए थे, अनशन व्यवस्था किए थे। उसके बाद 1915 में गांधी जी का भारत आगमन हुआ। आप जानते होंगे कि 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस मनाते हैं, है ना, तो यही है 9 जनवरी 1915 को वो भारत आते हैं। 1917 में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया इन्होंने, है ना, चंपारण सत्याग्रह, बिहार, और बिहार से इनकी बुलावा कहाँ पे, तो 1916 में जो लखनऊ में जो अधिवेशन चल रहा था ना, जिसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजमूदार कर रहे थे, तो वहां पे गांधी जी भी उपस्थित थे। तो वहां पे कृष्ण कुमार शुक्ल, कौन, कृष्ण कुमार शुक्ल जो थे वो बिहार के एक नेता थे, वो वहां जाके गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी को बिहार आने का आमंत्रण कर देते हैं। इसलिए 1917 में गांधी जी आते हैं बिहार में और चंपारण सत्याग्रह शुरू करते हैं। नील जो किसान था, नील उत्पादन करने के लिए बोलता था कि अंग्रेज के नील की खेती करो, ठीक है। 3 कठिया पद्धति आपने सुना होगा, 3 कठिया मतलब कि 1 बीघा में होता है 20 कट्ठा, ठीक है। तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था, जिससे क्या होता था, भूमि बंजर हो जाती थी इस तरह की खेती से, ठीक है। तो इसलिए जो है वो आते हैं
और उसके बाद जो है सत्याग्रह शुरू हो जाता है। 1918 में खेड़ा आंदोलन होता है, मिल मजदूर, जिसमें कर माफी के विरुद्ध ये लड़ते हैं। 1919 में रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो मेन जो मुखबिरी किया था वो राजहंस नामक एक व्यक्ति था, जिसने जाकर के क्या किया था, जनरल डायर को सूचित कर दिया था। निहत्तों पर गोलियां चला दी गई थी। 1920 से 22 के बीच असहयोग आंदोलन शुरू चलाया गया था। 1922 में चौरा चौरी नामक कांड हो गया, है ना, चौरा चौरी, और इसी के लिए असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा, है ना। 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू किया, दांडी मार्च। हालांकि बहुत बड़े लेवल पर ये फैलने के बाद भी, है ना, 1931 में जो है वो गांधी इरविन समझौता हो गया, और जो इसी को हम क्या बोलते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। इसको क्या किया गया? बंद कर दिया गया गांधी इरविन समझौता होने के बाद। और गांधी इरविन समझौता होने के बाद गांधी जी जो है सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हैं। हालांकि वहां पे इनकी कोई बात नहीं मानी जाती, फिर से वापस आते हैं भारत और फिर से दोबारा शुरू करवाते हैं, लेकिन फिर से उनको बंद करना पड़ जाता है क्योंकि वो ज्यादा फिर व्यापक नहीं हो पाता। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाता है। यहीं पे उन्होंने करो या मरो का नारा भी दिया। 1927 की बात करें तो साइमन कमीशन भारत आता है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में सौंपी जाती है। उसके बाद 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है, जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर या फिर प्रांतीय स्वशासन का प्रस्ताव रखा जाता है अंग्रेजों के द्वारा। मतलब कुछ जो सभी चीजें आपको दे दी जाएगी, जो विदेशी जो चीजें हैं वो अंग्रेजों के अधीन ही रहता, लेकिन ऐसा भारतीयों ने नहीं चाह रहा था। 1939 में सेकेंड जो विश्व युद्ध था वो शुरू हुआ। 40 में अगस्त प्रस्ताव आया, है ना। आपको पता होगा कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ बिना भारतीयों से पूछे ही भारतीयों को उस युद्ध में धकेल दिया गया था, तो इसलिए अगस्त प्रस्ताव आया। 40 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग भी रखी। 42 में क्रिप्स मिशन भारत आता है ना। स्टोपर्ट क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया और ब्रिटेन में जो है वो सत्ता का परिवर्तन हो गया, है ना। सत्ता परिवर्तित हो गई, है ना। लेबर पार्टी की सरकार आ चुकी थी। 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आता है। कौन सी मिशन? कैबिनेट मिशन भारत आया। और 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना की गई है। मैंने पढ़ाया था पॉलिटी वाले क्लास में। संविधान सभा के लिए टोटल 389 सीटें थी, जिसमें से 93 सीटें देशी रियासत से थी, जिसके लिए कोई चुनाव नहीं हुए थे, उनको डायरेक्टली नॉमिनेट कर दिया गया था। 296 सीटें ब्रिटिश इंडिया के थे जहां पे चुनाव हुए, जिसमें से 208 सीटें मुस्लिम कांग्रेस ने जीती, 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती और 15 सीटें दूसरी पार्टियों ने जीती थी। 1947 में माउंटबेटन योजना आता है। भारत पाकिस्तान जो है विभाजन हो जाता है, भारत की आज़ादी हो जाती है। तो ये था शॉर्ट चीज़ें जो कि मैंने आप लोगों के बीच में रखा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको मैं यहाँ पे नहीं बता पाया हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि हिस्ट्री मैंने बताया कि कम से कम 6-7 घंटे लगेंगे तब अच्छे से पढ़ पाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छा हम लोग रिवीजन किए हैं। इस तरह से पढ़ा हम लोगों ने, एक सीक्वेंस में पढ़ा है, आपके माइंड में हर चीज़ ये बैठ सकता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब बने रहे हो।